नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि हम दोस्तों एडवांस सीरीज के अंदर न्यूरोमस्कुलो जो स्केलेटन जो सिस्टम है दोस्तों वो पढ़ रहे हैं और इसमें कई सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, तो हमने जो ओबीजी जो सब्जेक्ट है एडवांस सीरीज के अंदर वो हमने कंप्लीट कर ली है। एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लिया है। जो न्यूरोमस्कुलो जो स्केलेटन जो सिस्टम है दोस्तों उसके अंदर ऑप्थेल्मोलॉजी, ईयर, नर्वस सिस्टम और जो मस्कुलो स्केलेटल जो सिस्टम है दोस्तों वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। जिसमें से हमने जो ऑप्थेल्मोलॉजी है मतलब आई से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया है, ईयर के पढ़ लिए हैं, नर्वस सिस्टम के पढ़ लिए हैं और जो ऑन गोइंग जो हमारा चल रहा है दोस्तों दैट इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो हम शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन से। पिछली जो क्लास है दोस्तों वो जरूर देखना जिस भी बच्चे ने नहीं देखी है, क्योंकि उस क्लास के अंदर मैंने एम्पुटेशन के बारे में आपको पढ़ा रखा है। एम्पुटेशन और उससे रिलेटेड जो नर्सिंग जो मैनेजमेंट है उसके बारे में हमने बात की थी। तो शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो है कि व्हाट शुड द नर्स डू टू कंट्रोल एडिमा ऑफ द रेजिडुअल लिम्ब 1 वीक आफ्टर ए क्लाइंट हैज एन अबोव द नी एम्पुटेशन। हम एक्चुअली में आपको लग रहा होगा सर ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हो आप, तो हमारे क्या लाइट का फोकस आता है एकदम से यहाँ पर। बच्चे कहते हैं कि सर आप अगर मैं ऐसे देखूँ तो मेरे को सही दिखेगा, बट बच्चों का फिर कमेंट आ जाता है कि सर आप थोड़ा सा साइड में होकर पढ़ाओ, तो उस चक्कर में हमारे लाइट का क्या है फोकस आ जाता है कई बार, उस कारण हमें दिखता नहीं है। तो क्या है दोस्तों, व्हाट शुड द नर्स डू टू कंट्रोल एडिमा ऑफ द रेजिडुअल लिम्ब 1 वीक आफ्टर क्लाइंट हैज एन अबोव द नी एम्पुटेशन। क्लाइंट का जो एम्पुटेशन दोस्तों हमने टाइप पढ़ा था, उस टाइप में अबोव द जो नी एम्पुटेशन दोस्तों वो पढ़ा था। अब इसमें पूछ रहे कि जो नर्स है दोस्तों एडिमा को कंट्रोल करने के लिए कौन से लिम्ब में, रेजिडुअल लिम्ब, मतलब एम्पुटेशन के बाद बचा हुआ जो लिम्ब है दोस्तों वो क्या कहलाता है, रेजिडुअल लिम्ब कहलाता है। तो उस रेजिडुअल लिम्ब में 1 सप्ताह के बाद में अगर आपको क्या रोकना है दोस्तों, एडिमा को प्रिवेंट करना है, तो आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों मैंने आपको जो नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ाया था एम्पुटेशन का, मैंने आपको उसके अंदर एक चीज लिखाया था। उसमें मैंने आपको क्या लिखाया था, इलास्टिक बैंडेज, सॉरी मैं लिखाया था मेंटेन द ड्रेसिंग। आप वहां पर जाकर देखोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों मेंटेन द ड्रेसिंग। तो एक्चुअली में जो पार्ट है जिस लेग का एम्पुटेशन हुआ है उसका जो रेजिडुअल जो पार्ट है दोस्तों उसमें हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग को मेंटेन करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, क्या तो हम जो इलास्टिक जो रैप बैंडेज है उसका हम यूज करते हैं, या इसको हम इलास्टिक रैप बैंडेज भी बोल सकते हैं, इलास्टिक रैप बैंडेज या इलास्टिक कंप्रेसिव रैपिंग या बैंडेज, इलास्टिक कंप्रेसिव रैप भी बोलते हैं इसको हम। इसका हम क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों, उसको हम जैसे ड्रेसिंग करते हैं वैसे ही उसको चारों तरफ से क्या करते हैं, उसको कवर करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से जो एम्पुटेड जो पार्ट है, जैसे मान लो कि ये पर्सन है कोई जो जरा दुखी है क्योंकि इसका लेग एम्पुटेड हो चुका है, वैसे ये लेग इसका एम्पुटेड हो चुका है, तो इसको क्या करते हैं दोस्तों, ड्रेसिंग करते हैं। तो ड्रेसिंग करके इसको चारों तरफ से घेर कर फिर इसको इस प्रकार से क्या करते हैं, पीछे से लेकर फिर वापस इधर लेके जाएंगे, फिर इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से हम क्या करते हैं दोस्तों, ड्रेसिंग करते हैं। सिंपल से वर्ड समझो कि चारों तरफ हमने क्या किया दोस्तों, उसकी ड्रेसिंग की है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कि भाई इलास्टिक रैपिंग, इलास्टिक कंप्रेसिव जो रैप है दोस्तों हमने यूज किया है। अब इसका फायदा क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भाई क्या फायदा होता है इसका, आपको टेक्निक नहीं आती तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको फायदा जो है दोस्तों इसका वो जरूर पता होना चाहिए। तो ये इसलिए करते हैं दोस्तों कि एक तो क्लाइंट के अंदर क्या होता है दोस्तों, पहली चीज तो स्वेलिंग जो है ना वो कम हो जाती है। स्वेलिंग को क्या करता है दोस्तों, ये कम करता है। इसके अलावा पेन को भी कम करने में ड्रेसिंग क्या करती है दोस्तों, हेल्प करती है। तो दूसरी चीज क्या हेल्प कर रही है ड्रेसिंग, पेन को कम करती है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो काम करती है दोस्तों, ये करती है मोल्डिंग का काम। अब अक्सर हमने तो फीटल मोल्डिंग पढ़ा है कि लेबर के दौरान जब बेबी की डिलीवरी होती है तब उसका हेड का मोल्डिंग होता है। तो वैसे ही दोस्तों क्या होता है कि जो लेग है दोस्तों, जो कट गया, जो बचा हुआ जो पार्ट है ना, उसकी जो शेप है वो सही तरह से बनी रहे। अगर वो शेप सही तरह से बनी रही तो जो नकली जो टांग लगाते हैं जिसे हम प्रोस्थेसिस के नाम से जानते हैं, वो प्रोस्थेसिस इस पे क्या होगी, सही तरह से फिट होगी। तो टू फिट द प्रोस्थेसिस। अगर मान लो मोल्डिंग सही नहीं हुई तो प्रोस्थेसिस को फिट होने में वहां पर क्या होगी दोस्तों, प्रॉब्लम होगी। जो नकली जो टांग लगाएंगे उसको फिट होने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो अच्छी तरह से अगर हम बैंडेज करते रहे, अच्छी तरह से हमने ड्रेसिंग करते रहे दोस्तों, तो ये क्या हेल्प करेगा, मोल्डिंग में हेल्प करेगा, पेन को कम करने में हेल्प करेगा, और जो स्वेलिंग है दोस्तों उसको भी ये क्या करता है दोस्तों, कम करता है। स्वेलिंग को भी क्या करता है, कम करता है। ठीक है, अब यहां पर हम पढ़ते हैं। पहला जो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है कि भाई आप एडमिनिस्टर कर दो प्रेस्क्राइब्ड डायूरेटिक्स।
तो डायूरेटिक्स जो है मान लो फ्लूइड ओवरलोड होता पूरी बॉडी के अंदर, मान लो दोस्तों एडिमा हो जाती, उस कंडीशन के अंदर हम डायूरेटिक का क्या कर सकते थे, यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर तो हमें जो एम्पुटेड पार्ट है वहां पर जो स्वेलिंग हो रही है दोस्तों उसको हमें प्रिवेंट करना है, तो यहाँ पर डायूरेटिक का यूज करने का कोई फायदा नहीं है। कोई भी क्लाइंट को हम रेस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं कि भाई आपको ओरल फ्लूइड इंटेक नहीं लेना है, तो उसकी जो डिमांड है दोस्तों पूरी नहीं होगी, पेशेंट जो है डिहाइड्रेटेड भी हो सकता है, और ऐसा कोई रीजन भी नहीं है कि भाई ओरल इंटेक को बंद कर दिया जाएगा तो उस जगह पे क्या हो जाएगी दोस्तों, एडिमा प्रिवेंट हो जाएगी। तो इसलिए हम जो क्लाइंट का ओरल फ्लूइड इंटेक है उसको भी क्या नहीं करते हैं, रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखा दोस्तों, कीप द रेजिडुअल लिम्ब एलिवेटेड ऑन ए पिलो। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी हम रेजिडुअल लिम्ब को दोस्तों एलिवेटेड नहीं करते हैं। उसका जो रीजन है वो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों ये क्या कॉज कर सकता है, ये कॉन्ट्रैक्चर्स कॉज कर सकता है। ये क्या कॉज सकता है, हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर, हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स कॉज कर सकता है। अब जो बच्चे नए हैं, मैंने काफी बार बता दिया है कि कॉन्ट्रैक्चर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, खिंचाव आ जाता है, जैसे मसल्स के अंदर खिंचाव आ जाना, लिगामेंट्स के अंदर, स्किन के अंदर, ठीक है, टेंडन्स के अंदर, इनके अंदर जो खिंचाव आना है दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स कहलाते हैं। तो लिम्ब को जब हम एलिवेट कर देते हैं, कई सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी भाई, एक्सटेंशन में रखना जरूरी होता है। अगर आप फ्लेक्शन करवाते हो उस कंडीशन के अंदर भी कॉन्ट्रैक्चर्स बढ़ेंगे, इसके अलावा आप एलिवेटेड करते हो उस कंडीशन के अंदर भी क्या बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा कि हमें एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए, पेन को कम करने के लिए, या फिर दोस्तों जो मोल्डिंग है उसको प्रोमोट करने के लिए तीनों कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, रीरैप करना पड़ेगा इलास्टिक बैंडेज को, जो कि जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा दैट वुड बी थर्ड। तीसरा इसका क्या होगा दोस्तों, सही आंसर होगा। तो लिखो अबोव द नी एम्पुटेशन के बाद, नी एम्पुटेशन के बाद ब्रैकेट में लिखना आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 वीक स्वेलिंग को कम करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए, स्टार्टिंग में तो मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि भाई स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड होता है ना, उस दौरान हम जो लोअर एंड जो है बेड का पिछला जो हिस्सा है उसको थोड़ा क्या कर देते हैं, एलिवेट करते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा। लेकिन बाद में हम क्या करते हैं दोस्तों, ड्रेसिंग के द्वारा करते हैं ये, ठीक है। वो कम करने के लिए इलास्टिक बैंडेज का यूज किया जाता है। जैसे ऑप्शन में जो वैसे लिख देते हैं, हाँ ठीक है, का यूज किया जाता है, एक हाइलाइटर ले लो और इस इलास्टिक बैंडेज को क्या कर लो दोस्तों, हाईलाइट कर लो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज की क्लास का हमारा सबसे अच्छा क्वेश्चन है। और मैंने आपको जो पहली जो क्लास है, अगर आप यहां पर इसमें देखोगे एडवांस सीरीज में, तो क्लास नंबर 30, क्लास नंबर जो 30 है दोस्तों, इसमें हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कई चीजों के बारे में। इसमें जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा इधर करता हूं साइड में, उधर से पढ़ूंगा, उधर से थोड़ा सा लाइट का फोकस साइड कम आता है। तो दोस्तों हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द नर्सेज इंस्ट्रक्शंस टू हेल्प ए क्लाइंट प्रिपेयर फॉर वॉकिंग विद क्रचेज। कि एक जो क्लाइंट है दोस्तों वो क्रच के साथ क्या करना चाहता है, वो करना चाहता है, तो जो नर्स है दोस्तों वो क्या इंस्ट्रक्शन क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए, जब वो उसको क्या करेगी दोस्तों, उसके बारे में बताएगी, ठीक है। तो उसके बारे में बता रही होगी क्रच से वॉकिंग कैसे करते हैं, तो नर्स को क्या चीज इंक्लूड करनी चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाई यूज ऑफ द ट्रेपेजिस टू स्ट्रेंथन द बाइसेप्स मसल, कि ट्रेपेजी जो डिवाइस है उसका हम यूज करके दोस्तों बाइसेप्स जो मसल हैं उनको हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज करवाएंगे हम विद और विदाउट वेट, वेट के साथ बिना वेट के साथ, टू स्ट्रेंथन द मसल्स ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज। भाई अपर एक्सट्रीमिटीज की जो मसल्स है दोस्तों उनको हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। इसके लिए हम एक्सरसाइज करवाएंगे। अगर क्लाइंट जो वेट को बियर कर सकता है तो वेट के साथ, और अगर बियर नहीं कर सकता तो विदाउट वेट भी करवा सकते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है दोस्तों, द इंपोर्टेंस ऑफ द कीपिंग द अफेक्टेड लिम्ब इन एक्सटेंशन एंड एबडक्शन टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स। कि अब क्या करना है आपको कि भाई अफेक्टेड जो लिम्ब है उसको आप एक्सटेंशन में रखोगे, एबडक्शन में रखोगे, तो उससे क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शंस क्या हो जाएंगे, प्रिवेंट हो जाएंगे। फोर्थ जो दे रखा है दोस्तों, दे रखा है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज करवाएंगे, जिससे कि हैमस्ट्रिंग जो मसल्स हैं, जो वाइल सिटिंग इन ए चेयर अंटिल सर्कुलेटरी स्टेटस इज स्टेबल,
जब तक कि उसका सर्कुलेटरी स्टेटस स्टेबल नहीं हो जाता, जब तक हम क्लाइंट को क्या करवाते हैं दोस्तों, एक चेयर पे बैठा के आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइजेज हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स की वो करवाते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको बताने के बारे में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि क्रैच वॉकिंग होती क्या है। तो क्रैचेज जो है आप सबने सुना हुआ होगा या अच्छी तरह से देखा हुआ भी होगा दोस्तों। जो लोग बेचारे बैसाखी पे चलते हैं वही क्या होती है, क्रैचेज होती हैं। तो यही है क्रैचेज, आपको दिख रही होंगी जो इस प्रकार से यहाँ पे पकड़ के चल रहे हैं। कई प्रकार की क्रैचेज होती हैं। अभी मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे क्रैचेज को नहीं जानते हैं, जो हिंदी में इसे हम बैसाखी के नाम से जानते हैं कि भाई बैसाखी के सहारे जो चलते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, क्रैचेज के नाम से जानते हैं। तो ये सब क्या है, क्रैचेज हैं। आज मैं बहुत अच्छी टेक्निक लेके आया हूँ आपके लिए याद कराने के लिए। पिछली क्लास में कुछ इमेजेस जो हैं वो दोस्तों कम रह गई थी और मुझे लगा कि उसके कारण आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन हम अच्छी तरह से आज हम बात करेंगे। जो क्रैचेज जो होते हैं दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं। क्रैचेज जो खुद जो डिवाइस है ना, वॉकिंग का तरीका है वो अलग प्रकार है, और खुद क्रैचेज जो मतलब जो बैसाखी है जिससे हम चलेंगे दोस्तों, जिसकी सहायता से हम चलेंगे, वो बैसाखी कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 3 प्रकार की होती है। पहला जो प्रकार है दोस्तों वो क्या कहलाता है, आपका आर्म क्रैचेज कहलाता है, आर्म क्रैचेज। दूसरी जो डिवाइस है दोस्तों इसे हम किस नाम से जानते हैं, फोर आर्म क्रैचेज के नाम से जानते हैं। इसे हम जानते हैं फोर आर्म क्रैचेज। और तीसरी जो डिवाइस है दोस्तों इसे हम प्लेटफॉर्म क्रैचेज के नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज प्लेटफॉर्म क्रैचेज, होम क्रैच। इसका एक एग्जांपल भी होता है गैटर क्रच। गटर नहीं है ये, गैटर है। ठीक है, याद करने के लिए गटर याद कर लो, लेकिन है गैटर क्रच। 3 प्रकार का क्रच होता है। वो सर 3 प्रकार का क्रच क्यों है, क्या है इसका फायदा क्या है? तो दोस्तों एक तो जो क्रच है जो यहाँ पर एक्जिला के जस्ट नीचे लगाकर, और ये वाला इस प्रकार से हम हाथ से नीचे से यहाँ से पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो क्रच है दोस्तों ये आपको दिख रही होगी डिवाइस, इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे हम आर्म क्रच के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, आर्म क्रच के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा जो क्रच है ना दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं, जो आपकी जो फोरआर्म है उसके अंदर पहना जाता है। ठीक है, इसके अंदर पहनने के सिस्टम आते हैं। देखो ये इस बंदे ने जिस प्रकार से इसको पहन रखा है, यहाँ पर ये वाले पहनने का एक इसमें सिस्टम है, उसमें पहन लेते हैं और फिर यहाँ से इसको क्या करते हैं दोस्तों, नीचे से पकड़ने के लिए आते हैं ये स्टेम। तो इन दोनों से हम इसको पकड़कर फिर चलते हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, फोर आर्म क्रच के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, फोर आर्म क्रच के नाम से जानते हैं। तीसरा जो क्रच होता है ना दोस्तों, इसमें मान लो किसी पेशेंट की रिस्ट में इंजरी हो रही हो, वो नहीं पकड़ पा रहा हो, तो उस कंडीशन के अंदर हम उसको सपोर्ट देते हैं। तो सपोर्ट का मतलब प्लेटफॉर्म दे रहा है कोई। तो आपने मुझे, जैसे मूवीज में हम देखते हैं ना कि आपने मुझे सपोर्ट दिया, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया काम करने के लिए। कोई भी, जैसे मेरे को सर ने मान लो प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पे टीएनसी में काम करने के लिए, तो मतलब सपोर्ट दिया। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि यहाँ की अगर इंजरी हो, रिस्ट इंजरी, तो सपोर्ट रहता है, सपोर्ट सिस्टम रहता है। तो ये इस प्रकार से इस पर क्या रहता है दोस्तों, सपोर्ट रहता है, और आगे से यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इसको पकड़ने के लिए हैंडल होता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, प्लेटफॉर्म क्रैच के नाम से जानते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज गैटर क्रैच। याद रखो तो गैटर क्रैच को, ठीक है, और अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये 3 प्रकार के क्रैच हम मेनली क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। एक आर्म की सहायता से यहां पर लगेगा, ठीक है, एक फोरआर्म में पहनकर, ठीक है, और तीसरा जो हो गया दोस्तों दैट सपोर्ट द फोरआर्म और रिस्ट। तो ये कौन सा है दोस्तों, आपका प्लेटफॉर्म क्रैच है। ठीक है, 3 प्रकार के क्रैचेज हो गए। अब हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लेते हैं क्रैच वॉकिंग से। एक तो दोस्तों क्रैच की जो हाइट है ना वो कितनी होती है, हाइट ऑफ द क्रैच। जो क्रैच जो यूज कर रहे हैं उसकी जो हाइट है दोस्तों वो 16 इंच लेस देन होनी चाहिए, लेस देन द पेशेंट हाइट। पेशेंट की जो हाइट है दोस्तों उससे 16 इंच क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आप सर ऐसे फिर क्या नाप के लेकर आते हैं क्या? नहीं दोस्तों, एक्चुअली में इसके अंदर क्या होते हैं, स्क्रूज होते हैं। देखो यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे ये स्क्रूज होते हैं। इनकी सहायता से इसकी जो हाइट है ना इसको एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे स्क्रू को हटा देंगे तो ये नीचे वाला जो पार्ट है ना ये और नीचे हो जाता है, ढीला होता है। ठीक है, तो वो नीचे आ जाता है, तो इससे क्या होती है, हाइट और बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हाइट को हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। तो हाइट ऑफ द क्रैच जो है दोस्तों वो दैट शुड बी 16 इंच लेस देन द पेशेंट हाइट। इसके अलावा दोस्तों जो ऐसा नहीं है कि आप जो कंप्लीट जो अपना भी जो वेट है वो आप एक्जिला पे लगा रहे हो। कभी भी जो वेट है वो एक्जिला पे नहीं लगाना चाहिए। इसलिए तो दोस्तों ये हैंडल क्यों दे रखे हैं, ताकि आप इनका यूज कर सको, आपके फोरआर्म की मसल्स यूज कर सको, यहाँ पर जो आपकी जो पाम की जो मसल्स हैं उनका यूज कर सको। तो इसलिए तो ये हैंडल दे रखे हैं। अगर मान लो हैंडल नहीं दिए होते तो हैंडल का क्या काम था, फिर एक्जिला से पूरा प्रेशर लगा देते आप। तो यहाँ पर ये बताया गया है दोस्तों कि जो वेट है ना वो कभी भी एक्जिला पे नहीं लगाना चाहिए। उसका कारण होता है वो मैं आपको समझाता हूं। तो वेट शुड नॉट बी
क्वेश्चन है वेट, क्वेश्चन आता है दोस्तों, वेट शुड नॉट बी बियर ऑन टू बी, शुड नॉट बी बियर ऑन, शुड नॉट बी बियर ऑन एक्जिला। एक्जिला के ऊपर आपको वेट नहीं देना है दोस्तों। अगर आपने एक्जिला के ऊपर वेट दिया तो यहां से क्या निकलता है दोस्तों, ब्रैकियल प्लेक्सस निकलता है, जो इसे हमको सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो ब्रैकियल प्लेक्सस है दोस्तों, उसकी क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है, जिसके कारण अरब पाल्सी या क्लैम्प के पाल्सी हो सकता है, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, हमने इसके बारे में बात की हुई है। मुझे नहीं पता कि उस क्लास में बताया था, लेकिन मैंने एक क्लास में आपको अंदर नर्वस सिस्टम के अंदर ही अरब पाल्सी और क्लम्प के जो पाल्सी है दोस्तों, उसके दोनों के बारे में हमने क्या की थी, बात की थी। तो ब्रैकियल जो प्लेक्सस है उसकी क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। तो क्वेश्चन आएगा कि भाई ब्रैकियल प्लेक्सस, देखो दो क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन है ना कंफ्यूज करते हैं। एक जो क्वेश्चन है ना, बच्चों को ये पूछा जाता है कि भाई वेट जो बियर करने से है ना क्या होगा, और दूसरा ये होता है कि जो एक्जिला है ना उसके ऊपर जो क्रैच है उसको टच करने से क्या होगा, क्या आप उसको पूरी तरह से टच करके रखो मान लो एक्जिला के ऊपर, तो उससे क्या होगा। तो बच्चों दोनों एक ही लगते हैं, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि दोस्तों जो क्रैच है उसको कभी भी एक्जिला पे बिल्कुल टच करके नहीं रखा जाता। इसको 2 से 3 फिंगर, 2 फिंगर से लेकर 3 फिंगर तक क्या रखा जाता है, थोड़ा नीचे रखा जाता है। उसके दोनों फायदे हो गए ना। अब देखो अगर वो टच करेगा ना, तो टच करने का क्या नुकसान है दोस्तों, वो बताता हूं। और दूसरी चीज ये, अभी वापस से इस पे आऊंगा मैं आपको। तो इसमें लिखो कि एक्जिला, या ऐसे लिखो क्रैच शुड नॉट टच, शुड नॉट टच और प्रेशर, शुड नॉट टच और प्रेशर एक्जिला। ऐसे नहीं कि आपने एकदम एक्जिला के ऊपर ही क्या कर दिया, उसको टच कर दिया। टच ही लिख लो इसको ना, प्रेशर नहीं, कंफ्यूज जाओगे। टच ही लिखो एक्जिला। अब इससे क्या होगा दोस्तों, इसे प्रेशर सोर हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा। वहां पे प्रेशर सोर होने के चांसेस होते हैं, या अल्सर होने के क्या होते हैं दोस्तों, डेक्यूबाइटिस अल्सर होने के क्या होते हैं दोस्तों, चांसेस होते हैं। तो प्रेशर सोर होता है अगर आपने टच कराओगे तो प्रेशर सोर। अब टच कराने का मतलब ये नहीं है कि वेट दे ही रहे हो, टच हो रहा है तो उसमें वेट तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने इसमें वेट दे दिया कि भाई पूरा वेट जो है ना मेरी एक्जिला उसको झेल कर फिर मैं चलूं, मैं फोरआर्म से कोई भी जोर नहीं लगाऊंगा, पूरा का पूरा वजन मैं यहां से लगाऊंगा और यहां से लगाऊंगा और फिर मैं चलूंगा, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा दोस्तों, तो पूरा का पूरा वजन एक्जिला के ऊपर देने के कारण क्या होता है, ब्रैकियल प्लेक्सस की इंजरी होती है। और टच कराने के कारण क्या होते हैं दोस्तों, प्रेशर सोर होने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक दोस्तों जब भी आप क्रच को रखो, तो जैसे ये पर्सन का फुट है मान लो, ठीक है, ये पैर है, अब मेरे से जैसा बन रहा है वैसा ही पैर है, मतलब पैर का मतलब जूता वाला जो पैर है ना, वो नीचे वाला फुट, लेग नहीं है। तो इससे आपको कम से कम इधर, अगर आप इधर रख रहे हो तो इधर आपको कम से कम दोस्तों 4 से और 6 इंच दूर रखना है। और अगर आप आगे रख रहे हो तो लगभग 6 से और 10 इंच दूर रखोगे आप। ठीक है, तो लैटरली अगर आप रख रहे हो तो 4 से 6 इंच दूर, और अगर आप आगे मतलब फॉरवर्ड रख रहे हो तो कम से कम 6 से 10 इंच क्या रखते हैं दोस्तों, इसको हम आगे रखते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको क्रच में क्या रखना है, याद रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं कि जो वॉकिंग का जो तरीका होता है ना, वो क्या होता है। तो टीचिंग अबाउट द वॉकिंग। अब इसमें आपको 2 चीजें याद रखना है, टीचिंग अबाउट क्रच वॉकिंग। मतलब कोई भी पेशेंट आपके पास आया और वो कह रहा है आपको कि भाई मेरे को क्रच वॉकिंग के बारे में समझाओ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उससे क्या करोगे, पहला जो क्वेश्चन होना चाहिए ना दोस्तों, वो ये होना चाहिए कि क्या आपने कभी भी, मतलब आपको पता नहीं है एकदम, देखो मतलब उसका एम्पुटेशन हुआ है, सब आपको पता है, तब तो अलग बात है। ठीक है, सब आपके सामने हॉस्पिटल में होता है, तब तो अलग बात है। लेकिन पेशेंट आपके पास बाद में आता है, मान लो पूछता है कि क्रच वॉकिंग कैसे करते हैं, उस कंडीशन के अंदर दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हैव यू एवर यूज्ड द क्रैचर, हैव यू एवर यूज्ड द क्रच। क्रच जो क्रच है दोस्तों, उसका आपने क्या पहले यूज किया है, क्यों, उससे हमें पता लगेगा दोस्तों हमें किस प्रकार से उसको नॉलेज देनी है, कितनी नॉलेज की उसको जरूरत है, क्या चीजें उसे पता है, क्या चीजें उसको नहीं पता है। ठीक है, तो वो जो टीचिंग जो होगी ना दोस्तों, दैट विल बी इफेक्टिव, क्योंकि इसमें प्री टेस्ट है। मतलब कि कोई भी चीज के बारे में जानने से पहले हम उसको पहले प्री टेस्ट से उसकी नॉलेज लेंगे, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर पोस्ट टेस्ट से उसको पूछेंगे कि क्या टीचिंग इफेक्टिव रही या नहीं रही, क्या चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई। तो इसलिए पहला क्वेश्चन हमेशा ये होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, क्रच वॉकिंग से पहले हम कोशिश करते हैं कि उस पर्सन की जो मसल्स है ना, वो क्या हो दोस्तों, स्ट्रेंथन हो। मसल्स स्ट्रेंथन करना जरूरी होता है। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि कौन कौन सी मसल्स है ना उसको आप स्ट्रेंथन करोगे।
तो एक तो दोस्तों रिस्ट एंड एल्बो की, रिस्ट एंड जो एल्बो की जो मसल्स है ना दोस्तों उनको करते हैं। एक जो ट्राइसेप्स जो मसल्स हैं उनको करते हैं, ठीक है। ट्राइसेप्स मसल ये पीछे की तरफ, आर्म के पीछे वाली जो मसल्स होती है ना दोस्तों, इनको स्ट्रेंथन करना क्या होता है, जरूरी होता है, क्योंकि ये जो कंप्रेस, जब हम वहां पर हैंडल को उसको पकड़ते हैं ना दोस्तों, हाँ एक ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई जब आप उसको पकड़ रहे हो, आप इस प्रकार पकड़ रहे हो, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, एल्बो के बैंड होने का जो एंगल है ना वो कितना होना चाहिए, तो वो 20 से 30 डिग्री होता है, ठीक है। ये भी लिख लो एक बार, रुको फिर वापस से आएंगे। क्वेश्चन आता है एंगल ऑफ द, क्योंकि वो देखो अभी आपको दिखाता हूं, अब तो आज हमारे पास इमेजेस हैं अच्छी अच्छी, हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं ना। तो ये जैसे इसको पकड़ रहा है तो ये एल्बो बैंड भी तो हो रहा है ना, बिल्कुल सीधा नहीं है ना। देखो ये एल्बो क्या हो रहा है दोस्तों, बैंड हो रहा है। तो ये एल्बो जो बैंड हो रहा है ना, कितने डिग्री बैंड होता है, तो 20 से 30 डिग्री बैंड होता है। ये कितना बैंड होता है, 20 से 30 डिग्री, ठीक है। तो क्रैच को पकड़ने के लिए कितना एंगल रखना है, तो 20 से और 30 डिग्री का एंगल रखा जाता है, 20 to 30 डिग्री का। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, हम बात कर रहे थे मसल्स की। उसको मसल्स स्ट्रेंथनिंग जो एक्सरसाइजेज हैं दोस्तों वो सिखाई जाती हैं, जिसमें हम बात करते हैं उसके ऊपर रिस्ट और जो एल्बो है दोस्तों उसकी जो मसल्स हैं उनको सिखाते हैं। इसके अलावा जो ट्राइसेप्स जो मसल है, जो आपके आर्म के पीछे वाली जो मसल्स होती हैं, ये ट्राइसेप्स होती है, मेरी दिख नहीं रही होंगी, मेरे पास है नहीं ट्राइसेप्स मसल, मजाक कर रहा हूँ, जो जिम करते हैं उनकी अच्छी बन जाती है, उस वे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और एक दोस्तों जो आपकी जो फिंगर्स की जो मसल्स हैं, तो फिंगर और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ो तो फिंगर्स की दोस्तों जो आपकी फ्लेक्सर मसल्स हैं, रिस्ट एंड एल्बो की दोस्तों कौन सी मसल्स हैं, एक्सटेंसर्स मसल हैं, ठीक है। और एक ट्राइसेप्स मसल है। तो इन तीनों मसल्स की जो एक्सरसाइज है दोस्तों वो करवाई जाती है, ताकि इनमें स्ट्रेंथ है, उसको जो क्रैच है दोस्तों उनको पकड़ने में क्या नहीं हो, दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि मसल स्ट्रेंथनिंग बताई जाती है टीचिंग के अंदर, और एक क्या बताया जाता है उसको दोस्तों आपको कि उसको यूज कभी किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्रैच के वॉकिंग वो टाइप की, क्रैच वॉकिंग की टाइप की। देखो एक तो क्रैच के टाइप हो गए, मतलब क्रैच का मतलब जो डिवाइस है, जैसे पेन है, इसके पेन के कितने प्रकार के पेन हो सकते हैं, तो वो तो हमने पढ़ लिए, ठीक है, कि भाई आर्म हो सकता है, फोर आर्म हो सकता है, प्लेटफॉर्म। एक ये काम क्या करता है दोस्तों, राइटिंग का काम करता है। तो राइटिंग कितने प्रकार की हो सकती है, तो क्रैच क्या काम करता है, वॉकिंग का काम करता है। तो जो क्रैच वॉकिंग है ना उसके टाइप पढ़ते हैं, तो टाइप्स ऑफ क्रैच वॉकिंग। और टाइप की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी जरूरी है जानना, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कई प्रकार की टाइप पढ़ेंगे हम, जैसे 2 पॉइंट गेट इस प्रकार से चला जा सकता है, 3 पॉइंट गेट के द्वारा चला जा सकता है, 3 पॉइंट गेट, एक आता है दोस्तों 4 पॉइंट गेट। आप सोच रहे हो ये सिंपल है, ऐसी टाइप आनी चाहिए ना, आप 4 पॉइंट के बाद 5 पॉइंट गेट है ना। इसके बाद आता है स्विंग टू गेट, और एक आता है दोस्तों आपका स्विंग थ्रो गेट, स्विंग टू गेट एंड एक स्विंग थ्रो गेट, ठीक है। ये 5 टाइप हम पढ़ेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा आज आपका ये टॉपिक, ठीक है। आपको मुझे पता है ये बहुत टफ टॉपिक है, समझने में दिक्कत होती है, लेकिन मैं आपको ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा कि मुझे पक्का पता है कि आज आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम 2 पॉइंट गेट की। अब देखो 2, 3, 4, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इनको 2 क्यों बोलते हैं, 3 क्यों बोलते हैं, 4 क्यों बोलते हैं। तो 2 का मतलब ये समझ लो कि जो क्रैच जो है ना दोस्तों वो 2 है, क्रैच क्या है, 2 है, और हमारी जो लेग है वो भी क्या है, 2 है। तो आपको जो यूजेज है ना वो ऐसे कैसे समझ में आ जाएंगे, यूजेज को आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, कि अगर आपको ये समझ में आ गया कि भाई 2, 3, 4 का मतलब क्या है। तो 2 का मतलब क्या है दोस्तों, दोनों क्रैच। 2 जहां पर आ गया मतलब ये दोनों क्रैच की बात कर रहा है, दोनों जो वैसाखियां हैं उनकी बात कर रहा है। और दो क्या होते हैं दोस्तों, आपके लेग होते हैं, राइट लेग और लेफ्ट लेग, राइट लेग और लेफ्ट लेग। तो अब इनके आधार पे है ये कैसे, पहला है 2 पॉइंट गेट। 2 पॉइंट गेट का मतलब क्या है दोस्तों, कि उसके पास सिर्फ वैसाखी है। अब उसके पास वैसाखी है मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो दोनों लेग है ना दोस्तों वो क्या है, अफेक्टेड है, और दोनों जो लेग हैं वो वेट को बियर नहीं कर सकती हैं, वजन को नहीं झेल सकती हैं। इसलिए इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, 2 पॉइंट गेट के नाम से जानते हैं, कि जो भी काम करना है ना वो इनको करना है, इनको करना है, क्रैचेज को करना है, ठीक है। तो उससे हम किस नाम जानते हैं, 2 पॉइंट गेट के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा थोड़ा लिखवाता हूं मैं आगे, आपको समझ में आ जाएगा ये। 2 पॉइंट गेट के अंदर क्या है दोस्तों, कि बोथ लेग्स या बोथ एक्सट्रीमिटीज कैंट
बियर द वेट, मतलब पैर जो है ना वो वजन को नहीं झेल सकता, चलने के लिए उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जो भी वेट है दोस्तों वो कौन बियर करेगा, क्रच करेंगे। तो इसे हम 2 पॉइंट गेट, अब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। 3 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट का यूज कब करोगे आप सोचो भाई, उसके पास 2 तो क्रैच हैं, वो तो आप जोड़ दोगे कि 2 क्रैच हो गए। अब तीसरी तो एक तो लैग होगी ना, तो दोस्तों उसके पास 2 क्रैच होते हैं और 1 लैग होती है। एक जो लैग होती है ना दोस्तों वो कंप्लीटली अफेक्टेड हो जाती है। एक लैग क्या हो जाती है दोस्तों, कंप्लीटली अफेक्टेड हो जाती है, जो कि वेट को नहीं झेल पाएगी, कंप्लीटली अफेक्टेड हो गई। अब आप इस चीज को एक चीज से और समझो, इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है दोस्तों कि जैसे ही क्लाइंट का क्या हुआ, एम्पुटेशन हुआ, अब उसके पास एक लेग है ही नहीं, तो भी उसके पास वो कौन सी गेट का यूज करेगा, 3 पॉइंट गेट का वो यूज करता है। जनरली वो प्रोस्थेसिस के बाद भी हम ये सिखाते हैं उसको, प्रोस्थेसिस मतलब लेग लगा दी। अब देखो एक चीज और समझना, जब क्लाइंट का एम्पुटेशन हो गया, मान लो, ज्यादातर किया नहीं जाता है, मैं फिर बता रहा हूं, प्रोस्थेसिस के बाद ही उसे वॉकिंग सिखाई जाती है, ठीक है। लेकिन मैं एग्जांपल के रूप में आपको बता रहा हूं, मान लो कि एक लेग अगर मान लो वीक है ना, तब उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट गेट करते हैं। लेकिन एग्जांपल के रूप में समझो भाई, अगर मान लो उसकी एक लेग है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही, या एक जो लेग है दोस्तों उसके अंदर मान लो नी का फ्रैक्चर हो गया और वो काम नहीं कर पा रहा। अब नी का फ्रैक्चर हो गया तो उसकी एक लेग तो सही है, एक फ्रैक्चर हुआ है, दोनों क्या है उसके पास, क्रैच है, एक उसकी लेग सही है, एक लेग है उसकी क्या है, खराब है, तो उसे हम किस नाम जानेंगे, 3 पॉइंट गेट। एग्जाम्पल के रूप में समझो एम्पुटेशन है, तो उसके पास एम्पुटेशन के कारण क्या होगा दोस्तों, दोनों क्रैच होंगे, एक टांग नहीं होगी बेचारे के पास और एक टांग रहेगी। अगर उसको आप चलाने की कोशिश करोगे तो क्या कहलाएगा, 3 पॉइंट गेट कहलाएगा। लेकिन प्रोस्थेसिस के बाद चलाते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर ये आएगा, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि मान लो एक पेशेंट है दोस्तों आपके पास आता है, ठीक है, और आपके पास आकर वो उस क्लाइंट का एक लेग क्या हो चुका है, एम्पुटेड हो चुका है। और अब एम्पुटेड होने के बाद उसको प्रोस्थेसिस लगा दिया गया है, मतलब नकली टांग लगा दी गई है, उस नकली टांग की सहायता से वो चल सकता है। अब कौन से गेट चलेगा, वो कौन से गेट से चलेगा, तो दोस्तों उसके पास दोनों के दोनों क्रैच हैं और दोनों के दोनों टांगे हैं, चाहे वो नकली ही हो लेकिन वो टांगे हैं, उस कंडीशन में भी गेट क्या कहलाएगा दोस्तों, 4 पॉइंट गेट कहलाएगा। 4 पॉइंट गेट के अंदर जो क्लाइंट है ना दोस्तों, थोड़ा सा क्या होता है, बस अब वो ठीक होने ही वाला होता है और उसको क्या थोड़ा सा सपोर्ट की क्या होती है, जरूरत होती है, इसलिए इसके अंदर दोनों लेग होती हैं, दोनों क्या होती हैं, बोथ लेग होंगी और दोनों ही उसके पास क्या होंगे दोस्तों, क्रैच होंगे। तो बोथ लेग होगी और बोथ क्रैच होंगे। तो इसके अंदर 4 पॉइंट गेट का यूज कब करते हैं कि भाई वेट जो है ना, वो जो क्लाइंट है वो बिल्कुल ठीक होने वाला है, थोड़ा अब उसको थोड़े से ही वेट के क्या है दोस्तों, मतलब कि उसके लगभग वो क्या होने वाला है, वो हेल्दी है, लगभग उसको दिक्कत नहीं आ रही है, वो ठीक होने वाला है, अनबियर से उसको हम बियर की तरफ ले आए हैं। तो अब उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, 4 पॉइंट गेट का क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं, ठीक है। मतलब कि एक तो देखो यहां पर क्या कह रहे हैं भाई, वेट को बियर नहीं कर सकती, लेकिन यहां पर हम क्या बोलेंगे कि भाई दोनों जो लेग है ना वो कुछ वेट को क्या कर सकती हैं, बियर कर सकती हैं। सम वेट कैन बी बियर्ड बाय एक्सट्रीमिटीज, बोथ एक्सट्रीमिटीज जो है दोस्तों वो कुछ वेट को क्या कर सकती हैं, बियर कर सकती हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, 4 पॉइंट गेट। ये अंतर है, ठीक है। यहां पर तो 2 लेग मान लो मत कि हैवी हो, क्यों, क्योंकि वो दोनों ही वजन को झेल नहीं पा रही हैं, ठीक है। और यहां पर क्या है दोस्तों कि चारों हैं उसके पास, दोनों लेग भी हैं और दोनों उसके पास क्या है, क्रैच भी है, ठीक है। चारों हैं उसके पास, उस बेचारे के पास चारों हैं, बट दोस्तों वो क्या कर रही हैं, वो कम वेट को झेल पा रही है, ज्यादा वेट को नहीं झेल पाएंगी, बहुत ज्यादा, ठीक है। वेट है वो झेल सकती है, वेट को झेल सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, सम, ठीक है। तो सम प्रॉब्लम अगर होती है दोस्तों, तो सबसे अच्छा तो यही हुआ ना 4 पॉइंट गेट, क्यों, क्योंकि वो हेल्दी हो रहा है इस कंडीशन के अंदर, वो जब वेट को मान लो बियर नहीं कर पा रहा, अब आगे वो वेट को बियर कर पाएगा। तो 4 पॉइंट गेट में कुछ वेट को तो क्या कर सकता है, वो बियर कर सकता है, लेकिन थोड़े ही उसको क्या पड़ती है दोस्तों, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, 4 पॉइंट गेट के नाम से जानेंगे। स्विंग टू गेट और स्विंग थ्रू गेट मेनली जो है ना, ये दोनों की दोनों दोस्तों सोल्डर्स के अंदर दे रखा है कि भाई पैरालाइसिस हो जाता है ना लेग का, पैरालाइसिस ऑफ लेग्स एंड हिप्स, हिप या लेग का दोस्तों क्या हो जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है पूरा। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, स्विंग टू गेट और स्विंग थ्रू गेट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। स्विंग टू गेट और स्विंग थ्रू गेट का क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। पैरालाइसिस हो गया तो मेन जो फोकस होगा वो किस पे होगा, क्रैच पे ही होगा। तो इनमें भी एक्चुअली में 2 पॉइंट गेट की तरह ही होगा, मेन फोकस किसके ऊपर होता है दोस्तों, क्रैच के ऊपर होता है। तो इसे हम स्विंग टू गेट और स्विंग थ्रू गेट के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन ये तो आता ही है, साथ में दोस्तों क्रैच वॉकिंग में जो एक जो क्वेश्चन मेन आता है ना, वो आपका दिमाग हिला देता है, उसको आप बार बार रटते हो, भूल जाते हो, तो उसको हम समझेंगे। उसमें क्वेश्चन पूछेगा भाई 2 पॉइंट गेट में आप कैसे चलोगे, 3 पॉइंट गेट में आप कैसे चलोगे, 4 पॉइंट गेट में आप कैसे चलोगे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आप, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि 2 पॉइंट गेट में हम कैसे चलेंगे। 2 पॉइंट गेट, अब आपको 2 चीजें याद रखनी है बस मेरे लिए, वो काम चल जाता है ना आपको एक तो याद रखना है कार्डियक आउटपुट,
दो तो आपको कार्डियक आउटपुट करने हैं, दो पैसे आपकी मान लो ड्यूटी थी, आप एम्स में लग गए, एम्स दिल्ली के अंदर आप काम कर रहे हैं और अब आपकी ड्यूटी के अंदर आधा घंटा बच रहा है, तो आपने देखा कि भाई आधा घंटा बच रहा है तो मेरे को 2 पेशेंटों को तो कार्डियक आउटपुट लिखना है या मेंटेन करना है जो भी, और 4 पेशेंटों का क्या करना है, इनटेक आउटपुट करना है। 4 पेशेंटों का क्या करना है दोस्तों, इनटेक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CO, और इनटेक आउटपुट को क्या लिखते हैं, IO। ठीक है, CO और IO, बस यही आपको याद करना है, इसी से मैं समझा दूंगा। अब देखो 2 आ गया तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों 2 पॉइंट गेट की। 2 आ गया तो किसकी बात कर रहे हैं, 2 पॉइंट गेट की बात कर रहे हैं। तो 2 पॉइंट गेट की बात करें तो उसके अंदर हम यूज करेंगे किसका, CO का। 2 पॉइंट गेट के अंदर कैसे चला जाता है, पेशेंट कैसे चलेगा, अब इस बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, अभी तक तो समझाइए कि भाई यूज क्यों करेंगे 2 पॉइंट, 3 पॉइंट का, 4 पॉइंट का। अब हम ये समझेंगे कि भाई चलेगा कैसे, उसको चलना भी तो सिखाना है आपको। आपके पास आया, आपको ये थोड़ी कहोगे मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, टफ है ये टॉपिक, ये तो मैंने छोड़ दिया था, ऐसे थोड़ी कहोगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट जो गेट है दोस्तों उसके अंदर कैसे चला जाएगा, तो उसको चलने का जो तरीका होगा दैट विल बी CO। क्या होगा, CO का मतलब क्या होता है दोस्तों, C फॉर कंबाइंड। बस याद हो जाएगा, इसी से आपको पूरी चीज याद हो जाएगी, आपको कोई चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और O का मतलब होगा दोस्तों ऑपोजिट, कंबाइंड ऑपोजिट टेक्निक यूज करेंगे हम इसमें। ठीक है, कंबाइंड ऑपोजिट जो टेक्निक है दोस्तों उसका क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। अब कंबाइंड ऑपोजिट जो टेक्निक है ना दोस्तों वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल सिंपल नाम, मैंने आपको याद क्यों करवाया, आपको जरूरी नहीं ऐसे याद करना कि भाई आप कंबाइंड ऑपोजिट टेक्निक याद करो, लेकिन जरूरी है क्योंकि अगर आपको ये याद होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो कंबाइंड ऑपोजिट टेक्निक में क्या होगा, 2 वर्ड है दोस्तों इसके अंदर, एक है कंबाइंड और एक है ऑपोजिट। मतलब कि कंबाइंड का मतलब दोनों चीजों का यूज करेंगे हम। कंबाइंड का मतलब हम लेग का भी यूज करेंगे और क्रैच का भी यूज करेंगे, और दोनों के दोनों क्या होंगे दोस्तों, ऑपोजिट होंगे। कैसे, जैसे पेशेंट का हमने दोस्तों राइट क्रैच यूज किया, पेशेंट क्या यूज कर रहा है, राइट क्रैच यूज कर रहा है, तो राइट क्रैच के साथ में दोस्तों पेशेंट क्या यूज करेगा, कंबाइंड है। तो राइट क्रैच जब यूज कर रहा है, अभी समझा दूंगा, इमेज भी दिखा दूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। आज मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए इमेजेस लेके आया हूं। पिछली क्लासेस में थोड़ी सी कमी रह गई थी, एक टीचर वही है जो अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाई हर अगली क्लास में। ऐसा नहीं कि मैंने पिछली बार क्लास कुकिंग पढ़ाया वो कब वापस पढ़ा के चला जाऊं तो कोई फायदा नहीं होगा। आज क्लास में आपको बहुत फायदा मिलेगा, जिसने पहले भी देखी है ना उससे भी ज्यादा फायदा इसमें आज मिलेगा आपको। तो देखो राइट जो क्रैच है ना दोस्तों, अगर वो यूज कर रहा है तो उसके साथ में लेफ्ट लेग यूज करेगा, साथ में यूज करेगा दोनों को। कंबाइंड का मतलब दोनों साथ में यूज करेगा, ये ध्यान रखना। राइट क्रैच और लेफ्ट लेग को, जैसे राइट क्रैच को उठाएगा और साथ में वो लेफ्ट जो लेग है दोस्तों उसको उठाएगा। राइट क्रैच को उठाएगा और लेफ्ट लेग को उठाएगा। फिर उसके बाद में क्या उठाएगा दोस्तों, लेफ्ट क्रैच को उठाएगा और राइट लेग को उठाएगा, इन दोनों को साथ उठाएगा। अब इन दोनों में ऐसा नहीं है इधर नहीं लिख सकते, इसको इधर नहीं लिख सकते, जब साथ ही उठा रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप ये कहो सर अब इधर में लेग को नहीं लिख सकता क्या, दोनों चीजें साथ ही उठाएगा तो साथ ही उठा सकता है। तो राइट क्रैच और लेफ्ट लेग, और जो लेफ्ट क्रैच उसके साथ में राइट जो लेग है दोस्तों उसका वो ये यूज करेगा। तो हो गया ना ये कंबाइंड ऑपोजिट। कार्डियक आउटपुट से समझ में आ गया ना, 4 पेशेंटों का कार्डियक आउटपुट से, ठीक है, सॉरी 2 पेशेंटों का कार्डियक आउटपुट रह गया, 4 का इंटेक आउटपुट रह गया। तो उससे समझ में आ गया ना दोस्तों आपको कि भाई किस टेक्निक का यूज करेगा वो। कंबाइंड का मतलब 2 चीजें आएंगी, क्रैच भी आएगा और लेग भी आएगा। ठीक है, और ऑपोजिट का मतलब देखो यहाँ राइट है, यहाँ लेफ्ट है, यहाँ लेफ्ट है, यहाँ क्या आएगा, राइट आएगा। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। अब मैं आपको एक बार इमेजेस दिखाता हूं। ये है आपका 2 पॉइंट गेट। ठीक है, 2 पॉइंट गेट के अंदर क्या करेगा दोस्तों, पेशेंट देखो इधर की साइड का क्या यूज कर रहा है, वो क्रैच को आगे ले जा रहा है। पहले वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर किस में है दोस्तों, वो एक बार नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, ये मान लो। अब इधर क्या कर रहा है दोस्तों, वो यहां पर इस क्रैच को लेके जा रहा है, साथ में लेग कौन सी लेके जा रहा है, उधर वाली नहीं लेके जा रहा ना लेग, इधर वाली जो लेग है ना दोस्तों उसको लेके जा रहा है मान लो। ठीक है, इधर वाली लेग को लेके जाएगा। फिर अगली बार क्या करेगा दोस्तों, अगली बार कंडीशन के अंदर इधर वाले क्रैच को ले जा रहा है। अब इधर वाला क्रैच आया, साथ में कौन सी लेग आई, उधर वाली लेग आई, तो ऑपोजिट हो गया ना देखो। तो इसमें दोनों चीजें हो गई, कंबाइंड भी हो गया, मतलब दोनों चीजों को साथ में उठा रहा है। इधर की साइड से इसने क्या उठाया, अपना क्रैच उठाया, इधर वाली लेग को उठाया। ये लेग अब आगे आ गई ना, इस कंडीशन में देखो आपको दिख रही होगी कि भाई आगे आ गई। फिर उसके बाद में क्या उठाएगा, उसने क्या उठा लिया, उसके बाद दूसरी जो लेग है दोस्तों उधर वाली लेग है उसको उठा लिया, और इधर वाला क्या उठा लिया, क्रच उठा लिया। तो इस प्रकार से वो चलेगा। तो राइट लेग को फॉरवर्ड करेगा, लेफ्ट क्रच, दोनों सेम टाइम पे। इसमें लेफ्ट लेग को करेगा और राइट क्रच को क्या करेगा, सेम टाइम में वो करेगा। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, 2 पॉइंट गेट के नाम से इसे जानते हैं। दिस इज नोन एज 2 पॉइंट गेट। इसे हम 2 पॉइंट गेट कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक बार मैं 4 पॉइंट गेट बताऊंगा, फिर मैं आपको 3 पॉइंट गेट पे लेके आऊंगा। ठीक है, क्योंकि समझा दूंगा मैं बिल्कुल। इसके बाद हम 4 पॉइंट गेट की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, 2 पेशेंटों का कार्डियक आउटपुट,
ठीक है, और 4 पेशेंटों को क्या करोगे आप, इनटेक आउटपुट करोगे। अब 4 का क्या करना है दोस्तों, आपको इनटेक आउटपुट करना है। अब इसमें भी क्या है, ओ तो ऑपोजिट हो गया, इसको तो याद भी नहीं करना ना, दोनों में होगा ये तो। और आई का मतलब इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट का क्या मीनिंग है दोस्तों, वहां पर कंबाइंड था, मतलब राइट लेफ्ट ऐसे था, यहां पर ये भी नहीं करना, और भी सिंपल हो गया। कैसे, सबसे पहले उसने उठाया राइट क्रैच को, जैसे ही राइट क्रैच को उठाया आगे, अब इसको उठा लिया बस, उसको रख दिया आगे उठा के, फिर लेफ्ट लेग को उठाएगा, लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग। फिर उसके बाद में दोस्तों अब साथ नहीं उठा रहा है, ध्यान रखना, सिर्फ एक को उठाया उसने। उस टाइम तो क्या कर रहा था, दोनों को उठा रहा था, राइट क्रैच को भी उठा रहा था, साथ में लेफ्ट लेग को भी उठा रहा था, फिर लेफ्ट क्रैच को उठा रहा था, राइट इसको उठा रहा था। ठीक है, अब यहां पर ऐसा नहीं करेगा, यहां पर सिर्फ एक क्रैच को उठाएगा, लेग को नहीं उठाएगा, फिर बाद में दोस्तों राइट क्रैच के बाद लेफ्ट लेग को ऐसे लेके जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वो करेगा, जैसे राइट क्रैच को उठा, फिर उसके बाद लेफ्ट लेग को लेके जाएगा, तो इस प्रकार से करेगा। तो राइट क्रैच लेफ्ट लेग, फिर इसके बाद लेफ्ट क्रैच को उठाएगा, जब लेफ्ट क्रैच आगे चला जाएगा, उसके बाद में आपकी जो राइट लेग है उसको उठाएगा, राइट लेग। तो हो गई ना टेक्निक, इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग। ऐसे नहीं है यहाँ पर दो चीजें नहीं उठाई हमने कि हमने क्रैच भी उठा लिया, लेग भी उठा ली, नहीं, एक ही चीज उठाई, इंडिपेंडेंट हो गया। ऑपोजिट हो गया ना, राइट क्रैच के साथ लेफ्ट लेग ली, और लेफ्ट क्रैच के साथ क्या ली हमने, राइट लेग ली। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इमेजेस देख लेते हैं। ये है 3 पॉइंट गेट। तो 3 पॉइंट गेट में क्या करते हैं दोस्तों कि जो 3 पॉइंट आ गया, पर 4 पॉइंट गेट की इमेज दिखाता हूं आपको। मैं सोचा यार ये उल्टा कैसे दे रखा है इसमें। ये है आपका 4 पॉइंट गेट। तो 4 पॉइंट गेट में क्या किया उसने, पहले एक क्रैच को उठाएगा, राइट क्रैच को उठाया, फिर उसके बाद में राइट क्रैच को उठाने के बाद में दोस्तों वो लेफ्ट जो फुट है ना उसको लेके जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, पहले राइट क्रैच को आगे रख दिया इसने, देखो इस इमेज में देखो, इसने क्रैच को आगे रखा, क्रैच को आगे रख दिया, इसके बाद में इसने ये लेग को आगे रखा, फिर उसके बाद दूसरे क्रैच को आगे रख दिया, और फिर दूसरी जो लेग है दोस्तों उसको आगे लेके चला गया। दूसरी जो लेग है, ये लेग है, इसको आगे लेके चला गया। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इंडिपेंडेंट ऑपोजिट हो जाएगा। अलग अलग है लेकिन ऑपोजिट है, अलग अलग, एक बार में एक ही चीज को उठा रहा है, वहां पर 2 को उठा रहा था, वो एक क्रैच यूज कर रहा था, एक लेग यूज कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग। इस प्रकार आपको याद हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल तरीका है, ये 4 पॉइंट गेट का है। अब इसके बाद में आता है दोस्तों आपका 3 पॉइंट गेट। 3 पॉइंट गेट में क्या करना पड़ता है, 3 पॉइंट गेट। 3 पॉइंट गेट के अंदर क्या करेगा दोस्तों, वो क्रैच को उठाएगा, और क्रैच के साथ में जो बेड लेग है, जो मतलब क्योंकि 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट के अंदर एक लेग काम नहीं कर रही, 3 पॉइंट जब भी तो कहलाया है वो, एक तो ठीक है, तो क्रैच के साथ बेड लेग को ले जाएगा, फिर उसके बाद में दोस्तों किसको लेके जाएगा, वो गुड लेग को आगे, फिर गुड लेग को लेके जाएगा। ठीक है, तो क्रैच प्लस बेड लेग फिर गुड लेग। कई बार ऐसे भी लिखा हो जाता है बेड लेग की जगह अफेक्टेड लेग, तब ये मत कहते ना सर वहां पर तो आया ही नहीं है तो, और यहां पर आएगा अनअफेक्टेड लेग, अनअफेक्टेड लेग, इस प्रकार से लेके जाएंगे। ठीक है, क्रैच प्लस बेड लेग, और इसके बाद में यहां पर गुड एक्सट्रीमिटी या गुड अफेक्टेड, सॉरी अनअफेक्टेड जो एक्सट्रीमिटी है उसको लेके जाएगा। चलो एक बार देख लो, ये है आपका 3 पॉइंट गेट। ठीक है, तो 3 पॉइंट गेट के अंदर क्या कर रहा है, देखो इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दोनों क्रैच को रख दिया, और क्रैच के साथ में फिर क्या लेके जा रहे हैं, ये जो बेड एक्सट्रीमिटी को लेके जा रहे हैं, और उसके बाद में किसको उठाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहले क्रैच, फिर बेड एक्सट्रीमिटी, उसके साथ में क्रैच के साथ में क्या लेके जाएंगे, बेड एक्सट्रीमिटी को लेके जाएंगे, फिर उसके बाद जो गुड एक्सट्रीमिटी बची है दोस्तों उसको आगे लेके जाते हैं। तो ध्यान रखना क्या टेक्निक है, क्रैच प्लस बेड लेग, और फिर साथ में उसके बाद में क्या लेके जाते हैं दोस्तों, गुड लेग को लेके जाते हैं। ठीक है, ये भी देख सकते हो आप। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, दिस इज नोन एज 3 पॉइंट गेट। तो हमने सारे गेट पढ़ लिए, अब हमारे पास 2 अलग अलग गेट बच रहे हैं। जिस गेट के अंदर क्या होता है दोस्तों, इन गेट के अंदर हम जब पढ़ते हैं, जब क्या होता है, जब इनके अंदर इस गेट को हम जब पढ़ते हैं जबकि पैरालाइसिस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है, बोथ लोअर लेग का एंड हिप्स का जो पैरालाइसिस होता है, तो हम जो 2 गेट यूज करते हैं, स्विंग थ्रू गेट एंड स्विंग टू गेट। बिल्कुल सिंपल है, पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो गेट आपको दिख रहा है दोस्तों, दैट इज स्विंग टू गेट, और दूसरा जो गेट आपको दिख रहा है दैट इज स्विंग थ्रो गेट। आपको बिल्कुल समझा दूंगा, कुछ भी नहीं करना है इसमें, स्विंग थ्रो गेट। अब दोस्तों सब कुछ मेन जो चीज है ना, वो सारी चीज किस पे टिकी हुई है, क्रैचेज पे टिकी हुई है। मैंने वो कहा जो पैरालिसिस हो गया तो मतलब पूरी तरह से अफेक्टेड होगी, बिल्कुल भी वेट को बियर नहीं कर पा रही है वो। ठीक है, तो ये पूरी चीज किस पे टिकी हुई है, क्रैचेज पे टिकी हुई है। अब स्विंग टू और स्विंग थ्रू में क्या अंतर है, थ्रू का मतलब होता है किसी में से गुजरना,
थ्रू का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी में से गुजरना, और टू का मतलब होता है वहां तक पहुंचना। आई एम गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा हूं, तो जयपुर तक पहुंच रहे हो आप। ऐसे तो नहीं है कि जयपुर को पार करके आप आगे निकल जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो स्विंग टू गेट में क्या होगा कि वो दोनों क्रैचेज को रखेगा, और क्रैचेज को रख के दोस्तों क्रैचेज तक ही पहुंचेगा, क्रैचेज से आगे नहीं निकलेगा। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, दैट विल बी नोन एज स्विंग टू गेट। इसे हम किस नाम जानेंगे दोस्तों, स्विंग टू गेट के नाम से जानेंगे। तो इसमें देखो ये जो दिखा रखा है ये क्रैचेज है, पहले इसने क्रैचेज आगे रखी, फिर यहां तक पहुंच के क्रैचेज तक पहुंचा है। ये कहां तक पहुंचा है, क्रैचेज तक पहुंचा है। ठीक है, यहां पर ये इसके फुट दिखाई दे रहे हैं, ये क्रैचेज हैं, और यहां पर कहां तक पहुंचा है, देखो ये क्रैचेज है और यहां पर ये फुट है। तो क्रैचेज तक पहुंचेगा, उनको रखेगा और वहां तक ही पहुंचेगा, आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों उन क्रैचेज को भी पार कर जाए, स्विंग थ्रू का मतलब उसको भी पार करके जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, स्विंग थ्रू गेट के नाम से जानेंगे। यहां पर क्या होगा, ये देखो क्रैचेज हैं और इनको भी, इन क्रैचेज को भी ये आगे पार करके कहां जा रहा है दोस्तों, आगे की तरफ जा रहा है। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, स्विंग थ्रू गेट के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम से जानते हैं, स्विंग थ्रू गेट के नाम से जानते हैं। तो ये सारे आपके गेट थे जिनके बारे में हमने पढ़ा है कि अलग अलग किस प्रकार से वॉक किया जाता है। 2 पॉइंट पढ़ा हमने, 3 पॉइंट पढ़ा, इसके बाद हमने 4 पॉइंट पढ़ा, स्विंग टू पढ़ा, और एक हमने क्या पढ़ा दोस्तों, स्विंग थ्रू गेट पढ़ा। इसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं। दो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे हमारे इससे, एक क्वेश्चन आगे, 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे आज की क्लास के। टाइम जरूर लगाए बट 3 क्वेश्चन हमारे सोल्व करवाएगा ये। तो क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारे सामने यही था कि क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा एक क्लाइंट जो क्रैचेज के साथ चलता है उनको। तो एक इसमें दे रखा है कि भाई यूज ऑफ द ट्रेपेजी टू स्ट्रेंथन द बाइसेप्स मसल। तो आप एक बार बताओ कि बाइसेप्स मसल का यूज किया जाता है क्या, मैंने आपको कहीं बताया है, मैंने आपको बताया ट्राइसेप्स जो मसल है दोस्तों वो यूज की जाती है। ठीक है, एक जो फ्लेक्शन है, फ्लेक्सर जो फिंगर फ्लेक्सर मसल है उनका यूज किया जाता है, और एक जो दोस्तों को किसका यूज किया जाता है, आपका जो रिस्ट और जो एल्बो है उनकी एक्सटेंशन मसल का यूज करते हैं। तो जो बाइसेप्स मसल यूज ही नहीं की जाती तो उसको स्ट्रेंथन करने का कोई फायदा यहाँ पे हम इसमें नहीं होता है कि क्रैच वॉकिंग में। ठीक है, थर्ड जो ऑप्शन दे रखा था, इंपोर्टेंस ऑफ कीपिंग द अफेक्टेड लिम्ब इन एक्सटेंशन एंड एबडक्शन टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स। देखो कॉन्ट्रैक्चर्स को तो प्रिवेंट कर देगा ये, लेकिन ये बात सही है, इसमें ये ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है भाई, आप अफेक्टेड जो लिम्ब है उसको अगर आप एक्सटेंशन में रखोगे, तो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों अफेक्टेड लिम्ब को जो एक्सटेंशन में रखा जाता है तो ये किसको रोकता है दोस्तों, जो फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर है, हिप फ्लेक्शन जो कॉन्ट्रैक्चर उसको रोकता है, हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर को। ये बात सही है, लेकिन उसके द्वारा जो आपके जो क्रैचेज हैं उसकी वॉकिंग के लिए जो मसल्स चाहिए वो कैसे मजबूत होंगी, उससे उसका कोई फायदा नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है उसका, तो वो मसल्स तो मजबूत नहीं होंगी ना। ये बात सही है कि हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स जो है दोस्तों वो प्रिवेंट होगा इससे, बट उसका फायदा हमें किसमें नहीं मिलेगा, क्रैच वॉकिंग में नहीं मिलेगा। जबकि हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यही बता रहा है कि भाई क्रैच जो वॉकिंग है ना उसमें हमें फायदा मिलना चाहिए, उसको प्रिपेयर करवा रहे हैं हम, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। लास्ट जो ऑप्शन है, फोर्थ जो ऑप्शन, वो क्या दे रहा है कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवाएंगे। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में क्या करवाते हैं दोस्तों, मतलब एक बार मैं समझा देता हूं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है, ऐसी एक्सरसाइजेज जिनके अंदर जो मसल्स जो होती है ना दोस्तों उसकी जो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देता है वो, मतलब मसल्स के अंदर क्या है कि ऐसे नहीं कि स्ट्रेंथनिंग कर रहे हो आप, कम कर रहे हो, जैसे आप लटक रहे हो मान लो, तो ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो होगी आप। ठीक है, आप सिर्फ जो फ्लेक्शन है ना दोस्तों उसका यूज कर रहे हो, तो वो क्या होगी आइसोमेट्रिक। जो मसल्स है उसकी टोन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी दोस्तों, आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइजेज हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा इसमें नेक्स्ट, आप अगर वो भी नहीं समझ में तो हैमस्ट्रिंग मसल्स का हम क्यों यूज करेंगे। इसमें कह रहे हैं भाई आप जब सिटिंग कर रहे हो चेयर पे तो आप हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए क्या करो, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज करो। तो हैमस्ट्रिंग मसल्स को मजबूत, जो आपकी जो थाई है, ठीक है, जो आपका पैर है, थाई है, वहां की जो मसल्स होती हैं ये इस प्रकार से जो आपका नी जॉइंट है उसको भी कवर करती है, तो ये मसल्स कौन सी होती हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं। लेकिन उनका कोई फायदा नहीं होता स्ट्रेंथन करने में, जो फायदा है जो मैंने आपको तीनों जो मसल्स है दोस्तों उनके बारे में बता दिया, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मसल्स के देखो पता होने से भी हमारे दो ऑप्शन क्या हो गए दोस्तों, हमने अवॉइड कर दिए, गलत कर दिए, मतलब एलिमिनेट कर दिए। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट वुड बी कि हम एक्सरसाइजेज करवाएंगे विद और विदाउट वेट टू स्ट्रेंथन द मसल्स ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज की जो मसल्स हैं दोस्तों उनको हम क्या करवाते हैं, उनके एक्सरसाइजेज करवाते हैं। जिनमें मेन जो मसल्स है दोस्तों कौन कौन सी आती हैं वो मैंने आपको तीनों मसल्स बता दी हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा दैट वुड बी एक्सरसाइजेज विद और विदाउट वेट टू स्ट्रेंथन द मसल्स ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज। तो लिखो क्रैच वॉकिंग से पहले, क्रैच वॉकिंग से पहले क्लाइंट की, अब कौन सी मसल्स है वो वहां पर मैंने लिखा रखा है, यहां पर नहीं लिखाऊंगा मैं, क्लाइंट की अपर एक्सट्रीमिटीज को की मसल्स को, अपर एक्सट्रीमिटीज की
मसल्स को स्ट्रेंथन करने वाली एक्सरसाइजेज के बारे में बताना चाहिए, के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए या बताया जाना चाहिए, लिख लो, बताया जाना चाहिए। और एक और क्या इंस्ट्रक्शन बताया था मैंने आपको कि कोई भी पर्सन आपके पास आता है ना क्रैच वॉकिंग के लिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या पूछोगे उससे कि आपने कभी भी क्रैच वॉकिंग का यूज किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो आप उसकी जो टीचिंग है वो और ज्यादा क्या हो सकती है दोस्तों, आपकी इफेक्टिव हो सकती है, इफेक्टिव टीचिंग हो सकती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं यहीं से ना एक बार आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ, जो क्रैच से रिलेटेड है वो क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि आप अभी इस फ्लो में बने हुए हो क्रैच पे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो एक ये क्वेश्चन है आगे करवाऊंगा, ये क्वेश्चन है आगे करवाऊंगा, इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी हम आगे करेंगे। इसके बाद में दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये भी हम आगे करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों ये भी हम आगे करेंगे। तो क्रैच वॉकिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करवाऊंगा मैं आपको। तो एक जो क्वेश्चन है वो ये है आपका क्रैच वॉकिंग से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन आपका ये, ठीक है। आप एक बार देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज मत हो जाना। मैं चाहता हूँ कि मैं क्रैच वॉकिंग पढ़ा रहा हूँ तो तभी जब करवा दूंगा तो आपको जल्दी दिमाग में रहेगा, वापस से फिर आपको डालना पड़ेगा क्रैच वॉकिंग को। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि विच क्रैच गेट शुड द नर्स टीच द क्लाइंट वियरिंग ए प्रोस्थेसिस आफ्टर ए सिंगल लेग एम्पुटेशन। देखो आप इसमें देखो एक चीज, लेग का एम्पुटेशन हुआ है, लेग नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, 3 पॉइंट गेट होगा। लेकिन यहां पर दोस्तों 3 पॉइंट गेट नहीं होगा, क्यों कि क्लाइंट ने क्या पहन रखा है दोस्तों, प्रोस्थेसिस पहन रखा है। अब प्रोस्थेसिस पहनने के कारण उसके पास दोनों जो क्रैचेज हैं वो भी हैं और जो दोनों लेग है ना वो भी मानी जाएंगी, ठीक है, दोनों जो लेग हैं वो भी मानी जाएंगी। तो इसके कारण कौन सा गेट बनेगा, 4 पॉइंट गेट बनेगा। देखो कितना सिंपल होगा ना अभी क्वेश्चन आपको। जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे ना माइंड में तो चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो चीजें आपको रटनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल होगा, दोनों चीजें उसके पास, दोनों क्रैच भी हैं और दोनों उसके पास एक जो लेग है वो प्रोस्थेसिस वाली है, एक उसकी रियल लेग है। तो कौन सा गेट बनेगा दोस्तों, 4 पॉइंट गेट बनेगा। तो लिख लो, लिखो, अगर एक क्लाइंट जिसका इसमें कौन से लेग एम्पुटेशन लिख रखा है, जिसका सिंगल लेग एम्पुटेशन हुआ है, सिंगल लेग एम्पुटेशन हुआ है उसको तथा उसने प्रोस्थेसिस जरूर ये जानना इसमें, नहीं तो 3 पॉइंट गेट बन जाएगा। तथा उसने प्रोस्थेसिस का यूज किया हुआ है, नकली टांग लगाई हुई है, का यूज किया हुआ है, तो वह 4 पॉइंट गेट से वॉक करेगा, 4 पॉइंट गेट से वॉक करेगा, 4 पॉइंट गेट से वॉक करेगा, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद आपने। इसके बाद ये क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि हमारे जल्दी से 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्लाइंट हैड एन अबोव द नी एम्पुटेशन, एक क्लाइंट है दोस्तों, उसका क्या एम्पुटेशन हुआ है, अबोव द नी एम्पुटेशन हुआ है। मैंने आपको टाइप सारे पढ़ा रखे हैं। ऑफ द लेफ्ट लेग का उसका अबोव द नी एम्पुटेशन हमने कर रखा है बिकॉज ऑफ द ट्रोमा फ्रॉम ए मोटर व्हीकल कोलिजन, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो गया गाड़ी के कारण, तो उसके कारण उसका जो अबोव द नी एम्पुटेशन कर रखा है हमने। मैंने समझा रखे हैं कि अबोव द नी कहां तक आएगा और बिलो द नी कहां आएगा, थ्रू द नी कहां आएगा, साई में कहां आएगा, मिड फुट कहां आएगा, टो कहां आएगा, सारी चीजें हमने बात कर रखी है। इस क्लाइंट का क्या हुआ है, अबोव द नी एम्पुटेशन हुआ है, नी से अबोव वाला जो पार्ट है वहां से एम्पुटेट कर रखी है पूरी लेग को उसको। तो द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑर्डर्स एम्बुलेशन विद क्रैच until the residual limb is healed and the client can be fitted with a prosthesis, ठीक है। अभी मतलब उस क्लाइंट को बताया जा रहा है कि भाई आप क्रैच वॉकिंग करो जब तक कि आपकी जो लेग है, जो बची हुई जो लेग है वो हील नहीं हो जाती, और जब तक कि आप क्या नहीं कर लो दोस्तों, प्रोस्थेसिस का यूज नहीं कर लो। अब ये कौन सा यूज करेगा, कौन सा गेट का यूज करेगा बताओ। क्वेश्चन ये है कि इसमें दे रखा है जो क्लाइंट है ना, यहां तक मतलब ये पूरी लैंग्वेज दे देता, उसमें पूछता कि विच टाइप ऑफ द गेट ही विल यूज्ड बिफोर द, ध्यान रखना इसमें देखो कि जब तक कि रेजिडुअल लिम्ब हील नहीं हो जाती है और जो क्लाइंट है वो हील नहीं होगी तब तक तो आप प्रोस्थेसिस नहीं लगा पाओगे। नकली टांग पूरी तरह से हील हो जाती है उसके बाद ही तो प्रोस्थेसिस जो है दोस्तों उसका यूज किया जाएगा।
तो ये पूछ रहा है कि प्रोस्थेसिस से पहले अगर क्रैच वॉकिंग किया जाएगी तो कौन सा गेट का यूज करोगे? बताओ, क्वेश्चन आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है कि एक क्लाइंट है दोस्तों, उसका एम्पुटेशन हुआ है, अब वो कौन सा गेट यूज करेगा? प्रोस्थेसिस यूज नहीं कर रहा, वो प्रोस्थेसिस को यूज नहीं कर रहा और उसको क्रैच वॉकिंग करनी है, तो कौन सा गेट का यूज करेगा ये बताना है आपको। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट शुड बी द नर्स फर्स्ट इंटरवेंशन। अब आप उसको टीच कर रहे हो, आप उसको पढ़ा रहे हो इस बारे में, और वो जो क्लाइंट है दोस्तों उसका एक जो लेग है वो एम्पुटेड हो चुका है, अभी वो प्रोस्थेसिस का यूज नहीं कर रहा है, अब आप उसको पढ़ा रहे हो क्रैच वॉकिंग के बारे में, तो आप उससे क्या चीज पूछोगे? सबसे पहले आपका पहला इंटरवेंशन क्या होगा? इसमें दे रखा है कि डेमोन्स्ट्रेट द स्विंग थ्रू गेट वॉकिंग गेट, क्या आप उसको क्या बताओगे? स्विंग थ्रू क्रैच वॉकिंग गेट के बारे में बताओगे। दूसरा दोस्तों, आप डिटरमाइन इफ द क्लाइंट हैज एवर यूज्ड क्रैचेस बिफोर, आप ये पता लगाओगे कि भाई क्लाइंट ने कभी भी क्रैच का पहले यूज किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। ठीक है, इंट्रोड्यूस द क्लाइंट टू अनदर क्लाइंट, भाई दूसरे क्लाइंट से आप उसको मिलाओगे जो कि क्या करता है दोस्तों, क्रैच का यूज करता है। और फोर्थ है दोस्तों, प्रोवाइड ए पैम्पलेट दोगे, उसको आप लिखा हुआ सब कुछ इन्फॉर्मेशन क्रैचेस के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हो उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्तों, ये डिटरमाइन करोगे कि जो क्लाइंट है उसने पहले कभी भी क्रैच यूज किया है या नहीं किया हुआ है। इसलिए ये बाकी की चीजें की जा सकती हैं, लेकिन ये हम बाद में करेंगे। पहला काम जो है दोस्तों क्या करेंगे, डिटरमाइन इफ द क्लाइंट हैज एवर यूज्ड द क्रैचेज बिफोर, कि क्लाइंट ने पहले कभी क्रैचेज यूज किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। ठीक है, कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं, ध्यान रखना। देखो मैंने आपको लिखाया था कि बोथ लेग पैरालाइज्ड होती है ना, जब भी हम स्विंग टू और स्विंग थ्रू गेट का यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें जो 3 पॉइंट गेट है उसमें भी हम स्विंग टू या स्विंग थ्रू का क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। दोनों रख करके फिर वो जाएगा आगे, फिर मतलब वहां तक पहुंचेगा तो स्विंग टू है, अगर उनको क्रॉस कर देगा तो स्विंग थ्रू है। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है, लेकिन मेनली जो यूज किया जाता है आप एनक्लेक्स मॉडल्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको वहां पर मिलेगा स्पष्ट, जो बोथ लेग है दोस्तों पैरालाइज्ड हो जाती है, तब हम स्विंग टू और स्विंग थ्रू का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये किए जा सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें हम क्या करते हैं दोस्तों, बाद में करते हैं। पहला काम हमारा क्या है, ये जानना कि क्लाइंट ने कभी क्रैचेज यूज किए हैं या नहीं किए, उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम क्लाइंट को जो टीचिंग करेंगे उसमें उसको फायदा होगा, हम उसे कितनी चीजें बताएं, कितनी उसको पता है, तो वो सब चीजें हमें उससे पता लग जाती हैं। तो बस इसमें है ना, ये इतनी पूरी महाभारत लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक चीज लिखेंगे कि जब कभी भी क्लाइंट को, जब कभी भी पेशेंट को क्रैच वॉकिंग के बारे में बताया जाए, क्रैच वॉकिंग के बारे में बताया जाए, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि क्या उसने कभी क्रैचेज का यूज किया है या नहीं, क्रैचेज का यूज किया है या नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, पॉज कर लिया अगर जो मैं बोलूँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, तो मैं उसको ब्लैंक कर देता हूँ, मतलब वहां से हट जाता हूँ, उस टाइम आप पॉज करके फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो अब वापस से आ जाते हैं हम। ठीक है, क्रैचेज के जो क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पे हो गए। इसके अलावा स्टार्टिंग में भी कुछ क्रैचेज के क्वेश्चन आए थे, वो भी हमने पढ़े थे। इसके बाद और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों कि व्हाट शुड द नर्स डू टू प्रमोट अर्ली एंड एफिशिएंट एम्बुलेशन आफ्टर ए क्लाइंट हैज ए मिड थाई एम्पुटेशन। एक क्लाइंट का दोस्तों मतलब कि अबव द नी हो गया, मिड थाई मतलब थाई के बीच में से आप एम्पुटेट कर रहे हो, मिड थाई एम्पुटेशन करो तो अबव द नी एम्पुटेशन हो गया। अब उस क्लाइंट का अबव द नी एम्पुटेशन आपने किया है, तो आपको उसको अर्ली और एफिशिएंट एम्बुलेशन करवाना है, उसको मतलब जल्दी चलाने के लिए, और इफेक्टिव भी होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। तो आप क्या चीज प्रमोट करोगे? ठीक है, तो पहली चीज क्या है दोस्तों, कीप द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड। भाई हेड ऑफ द बेड को अगर आप एलिवेट करोगे ना दोस्तों, तो उस कारण ये चीज नहीं कर सकते हम अर्ली फेज में। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अर्ली फेज में हेड ऑफ द बेड के एलिवेट करने के कारण हिप फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्चर होते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर। बार बार आ रहा है ये हमारा, और एक क्वेश्चन और आएगा अभी। कॉन्ट्रैक्शन नहीं लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्चर्स लिख रहा हूं, तो ये हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स करवा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्लेस द रेजिडुअल लिम्ब ऑन ए पिलो, कि जो रेजिडुअल लिम्ब है दोस्तों उसको आप पिलो पे रखोगे, पिलो पे रखोगे तो फिर वापस से हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर होगा। ठीक है, पिलो पे रखने के कारण भी क्या होता है, हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। एक बार नेक्स्ट क्या है दोस्तों,
एनकरेज द क्लाइंट टू लाई ऑन द अनअफेक्टेड साइड। अब क्लाइंट जो है उसको जो साइड उसकी अनअफेक्टेड है, मान लो एक जो लेग है दोस्तों, ठीक है, उसका एम्पुटेशन हुआ है, दूसरी जो लेग है उस साइड आप उसको क्या करोगे दोस्तों, लेटाओगे। तो जब क्लाइंट दोस्तों इस प्रकार से लेटता है ना, तो उस कंडीशन के अंदर जो अपना जो हिप जॉइंट है ना, उसको वो क्या नहीं कर सकता, एक्सटेंशन में नहीं रख सकता। जबकि एक्सटेंशन में रखना जरूरी होता है किसको रोकने के लिए, हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शंस को रोकने के लिए। तो इस कंडीशन के अंदर क्लाइंट कैन नोट, क्लाइंट या पेशेंट मतलब कैन नोट एक्सटेंशन द, क्लाइंट कैन नोट एक्सटेंशन द हिप जॉइंट। अब वो हिप जॉइंट को अगर इस कंडीशन में दोस्तों, क्योंकि वो इस प्रकार से लेट रहा है ना, तो उस कंडीशन के अंदर जो हिप जॉइंट है वो क्या नहीं हो पाता है, एक्सटेंशन भी अच्छी तरह से नहीं हो पाता। वो तो किस कंडीशन के अंदर है, क्या तो सुपाइन में आएगा या फिर प्रोन के अंदर आएगा, ठीक है। मेन तो प्रोन के अंदर आता है, वो हमने बार बार पढ़ा भी है। तो दोस्तों हम एनकरेज करते हैं क्लाइंट को क्या करने के लिए, लाई ऑन द अनअफेक्टेड साइड। ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि इसके कारण से क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट नहीं हो पाएगा, उसके कारण भी क्लाइंट को क्या होगा दोस्तों, हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स होगा। तीनों कंडीशन में हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर होगा, इसलिए अर्ली फेज के अंदर हम ये चीज कभी भी नहीं करवाएंगे। तो मेन जो चीज करवाई जाती है वो मैंने आपको पिछली वाली क्लास जो थी तो उसमें भी हमने इस बारे में पढ़ा था, और वापस ये क्वेश्चन आ गया कि हम क्लाइंट को क्या करेंगे दोस्तों, टर्न करेंगे कौन सी पोजीशन के अंदर दोस्तों, प्रोन पोजीशन के अंदर रूटीनली, ठीक है। क्लाइंट को हम टर्न करते हैं प्रोन पोजीशन के अंदर रूटीनली, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा दैट वुड बी थर्ड। तो लिख लो, लिखो, देखो एम्पुटेशन के बाद, एम्पुटेशन के बाद, अरे यार क्या चक्कर हो रहा है, देखो एम्पुटेशन के बाद, एम्पुटेशन के बाद क्लाइंट को, क्लाइंट में क्लाइंट में हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स को प्रिवेंट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्चर्स को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए स्टार्टिंग फेज के अंदर ही आते हैं, बाद में तो नहीं आते हैं ना, तथा एम्बुलेशन को प्रमोट करने के लिए, एम्बुलेशन को प्रमोट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए रूटीनली प्रोन पोजीशन देते हैं, प्रोन पोजीशन देते हैं। ब्रैकेट के अंदर आप लिख लेना इसमें अर्ली फेज में, अर्ली फेज में। जब हील हो गया पूरी तरह से उसके बाद में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अर्ली फेज के अंदर तो हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शंस की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें प्रोन पोजीशन देनी पड़ती है क्लाइंट को। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, एक क्लाइंट हैज ए टोटल हिप रिप्लेसमेंट, ठीक है, टीएचआर किया गया इसका, इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, टीएचआर, टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया गया है। विच क्लिनिकल इंडिकेटर्स ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म इंडिकेट दैट द प्लान टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव थ्रोम्बस फॉर्मेशन हैज बीन इनइफेक्टिव। मतलब हमने कोशिश की भाई थ्रोम्बस का फॉर्मेशन नहीं हो, लेकिन उस क्लाइंट के अंदर क्या हो गया दोस्तों, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। अब उस क्लाइंट के अंदर अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं वो आपको बताने हैं इसमें, भाई पल्मोनरी एम्बोलिज्म के क्या सिम्टम आएंगे। तो फ्रैक्चर के बाद में, फ्रैक्चर के बाद में और सर्जरी के बाद में क्लाइंट के अंदर दोस्तों फैट एम्बोलिज्म आने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। फैट एम्बोलिज्म के क्या होते हैं दोस्तों, चांसेस होते हैं। लगभग 48 से और 72 घंटे के अंदर ये आते हैं। 48 to 72 आवर्स के अंदर क्या होगा दोस्तों, कोई भी जैसे बोन मैरो है उसका पार्ट है, कोई भी थ्रोम्बस है या कोई भी फैट है दोस्तों, वो वहां से हटेगा और वहां से हटके कहां पहुंच जाता है दोस्तों, पल्मोनरी सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में। अब जब वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में पहुंच गया दोस्तों, तो उसके कारण वो क्या कॉज करता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के नाम से जानते हैं। उसके कारण किस नाम जानते हैं दोस्तों, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। तब यही पूछे कि भाई पल्मोनरी एम्बोलिज्म किसी भी क्लाइंट में हो जाए तो क्या करोगे। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म को भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक बात करते हैं थोड़ी सी टोटल हिप रिप्लेसमेंट की, कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट में क्या होता है। तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट जो सर्जरी है दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट को हम हिप
एर्थ्रोप्लास्टी के नाम से भी जानते हैं। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? हिप एर्थ्रोप्लास्टी। टोटल नी रिप्लेसमेंट को हम नी एर्थ्रोप्लास्टी के नाम से जानेंगे और टोटल हिप रिप्लेसमेंट को हम किस नाम जानते हैं? हिप एर्थ्रोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो इमेज है टोटल हिप एर्थ्रोप्लास्टी को दिखा रखा है, ये आपको हेमी एर्थ्रोप्लास्टी को दिखा रखा है। आधा एर्थ्रोप्लास्टी है, अभी समझा दूंगा टोटल में और आधा में क्या अंतर है। तो इसमें अंदर क्या करेंगे दोस्तों कि जो भी पार्ट जो है उसका चाहे फ्रैक्चर हो गया हो, ठीक है, फ्रैक्चर के कारण भी कर सकता है, या उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया हो, तो उस सब कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, स्लाइड के अंदर फ्रैक्चर के कारण भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उसको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, तो उस कंडीशन के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, टोटल हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे दोस्तों, जो जॉइंट जो है, ठीक है, जो पार्ट जो है बोन का जो पार्ट है जो क्या हो रहा है दोस्तों, अफेक्टेड हो रहा है, तो उस पार्ट को क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। उस पार्ट को कट करने के बाद में दोस्तों उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में हमें मेटल का बना हुआ, प्लास्टिक का बना हुआ क्या करते हैं, कुछ पार्ट्स क्या करते हैं दोस्तों इसके अंदर हम यूज करते हैं। तो उसी सर्जरी को हम किस नाम जानते हैं, हिप रिप्लेसमेंट एर्थ्रोप्लास्टिक नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर है ना दोस्तों दो कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर कितने कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, टोटल हिप रिप्लेसमेंट जो सर्जरी है उसके अंदर हम दो कंपोनेंट यूज करते हैं। एक जो कंपोनेंट है दोस्तों दैट इज कॉल्ड एसिटाबुलर कंपोनेंट। एक जो कंपोनेंट है टीएचआर में जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज एसिटाबुलर कंपोनेंट। अब एसिटाबुलर जो कंपोनेंट है दोस्तों उसके नाम से पता चल गया होगा ये किसकी तरह काम करेगा। एसिटाबुलर जो कैविटी है ना, एसिटाबुलम जो कैविटी है पेल्विक बोन के अंदर पाई जाने वाली, जिसके अंदर जो फीमर है उसका जो हेड है दोस्तों क्या होता है, फिट होता है। तो उस कैविटी को हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, एसिटाबुलर कैविटी के नाम से जानते हैं, एसिटाबुलम कैविटी के नाम से जानते हैं, इसे बुलम बोलते हैं। ठीक है, एसिटाबुलम कैविटी के नाम से जानते हैं। उस कंपोनेंट को जो भी हम यूज कर रहे हैं दोस्तों, जो मेटल का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है, उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, एसिटाबुलर कंपोनेंट बोलेंगे। वो किसकी तरह काम करेगा, वो उस बोन के, उस जो बोन के एसिटाबुलम जो कैविटी है ना उसकी तरह काम करता है वो। ठीक है, तो आपको इस इमेज के अंदर आपको दिख रहा होगा, तो जैसे कोई कप होता है ना, कप कैविटी के अंदर कप ही होगा, तो उसकी जैसी शेप होती है उसकी इस प्रकार से। और इसको यहां पर क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, इस बोन के अंदर, हिप बोन के अंदर क्या कर देंगे हम, फिट कर देंगे, ताकि इसके अंदर जो नकली जो फीमर का जो हेड जो हम बना रहे हैं, ठीक है, जो हेड की जो बोल है दोस्तों वो इसके अंदर क्या हो सके, फिट हो सके। तो यहां पर ये वाली जो इमेज है ना, इसमें ये मत देखना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये दैट इज एसिटाबुलर कंपोनेंट। अब इस एसिटाबुलर कंपोनेंट के अंदर क्या फिक्स करेंगे दोस्तों, अब आप फीमर को भी, फीमर जो बोन है दोस्तों, इस फीमर बोन को भी क्या करेंगे हम, यहां से जो बोन का जो पार्ट है उसको हटाएंगे। उसको हटाने के बाद में दोस्तों हमें हेड बनाना पड़ेगा, इसका क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे हेड बनाना पड़ेगा। तो वो बनाते हैं, देखो कैसे। तो दूसरा जो कंपोनेंट है इसके अंदर जो दोस्तों यूज करते हैं हम, दैट इज फीमोरल हेड या फीमोरल बोल बोलते हैं इसको। तो दूसरा जो टीएचआर के अंदर हम यूज करते हैं दोस्तों, दूसरा जो पार्ट हम टीएचआर के अंदर यूज करते हैं दैट इज फीमोरल हेड या फीमोरल कैप। तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों आपको दिख रहा है दैट इज फीमोरल हेड या फीमोरल कैप। अब इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है, यहां पर इसके दो पार्ट होते हैं, एक हेड होता है। अब हेड डायरेक्टली तो ऐसे है नहीं कि भाई डायरेक्टली जोड़ दिया, इसको बोन के अंदर भी डालना पड़ेगा ना। तो एक जो पार्ट होता है दोस्तों इसका होता है फीमोरल स्टेम। ये क्या होता है, फीमोरल स्टेम। तो वो फीमोरल बोन के अंदर चला जाता है, और जो हेड वाला जो पार्ट है दोस्तों वो क्या रहेगा, बाहर रहेगा। तो उसको स्टेबिलिटी रहेगी ना, बोन के अंदर भी क्या रहेगी, उस स्टेम के कारण स्टेबिलिटी रहेगी। और ये जो बोल है, ये जो बोल है दो फीमर का जो हेड है, जो नकली जो फीमर हमने डाली है उसके अंदर, वो फीमर का जो हेड है दोस्तों वो भी क्या रहेगा, पोजीशन में रहेगा, उसके अंदर क्या रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी। तो अब देखो समझना कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं भाई। एक फीमर का हेड रहता है, उस हेड को डायरेक्टली नहीं डालते, उसके अंदर साफ डालते हैं एक, ठीक, एक स्टेम डालते हैं। वो किसके अंदर डालेंगे, फीमर बोन के अंदर डालेंगे। तो इस प्रकार से क्या रहेगा, एक हेड रहेगा, वो हेड रहेगा, वो हेड नकली रहेगा, उस हेड का स्टेम किसके बोन में डालेंगे। यहां पर एक एसिटाबुलर कंपोनेंट रहेगा जो एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर रहेगी, उसके अंदर वो जुड़ जाएगा। बस यही क्या रहता है दोस्तों, टीएचआर होता है। अब यहां पर इसने बता रखा है कि एक तो टीएचआर है और एक हेमी एर्थ्रोप्लास्टी है, मतलब टोटल हिप रिप्लेसमेंट नहीं करें तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि जो एसिटाबुलम जो कैविटी है ना वो तो ठीक रहती है, लेकिन फीमर का जो हेड है दोस्तों वो क्या हो जाता है, मान लो ब्रेक हो जाता है। तो एसिटाबुलम कैविटी को जब छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, और सिर्फ हम क्या यूज करते हैं, फीमर का हेड यूज करते हैं। उस हेड को ओरिजिनल असली जो एसिटाबुलम कैविटी है दोस्तों उसके अंदर हम डाल देते हैं। तो एसिटाबुलर अगर कंपोनेंट नहीं हो, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज यूज कर रहे हैं ना हम तो, हमारे पास तो हेड है, जो हेड है उसी में प्रॉब्लम है, जो एसिटाबुलम कैविटी वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसे फिर किस नाम से जानेंगे दोस्तों, हम हेमी
हिप हेमी अर्थ्रोप्लास्टी नाम जानेंगे, हम टोटल के नाम से नहीं जानेंगे। टोटल के अंदर दोनों कंपोनेंट रहेंगे, एसिटाबुलम कैविटी का भी कंपोनेंट रहेगा, एसिटाबुलर कंपोनेंट भी रहेगा और फीमर का हेड वाला कंपोनेंट भी रहेगा। फीमर का हेड वाला कंपोनेंट उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक स्टेम होता है, एक उसकी क्या होती है दोस्तों, बॉल होती है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। तो ये सर्जरी क्या कहलाती है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कहलाती है, या इसे हम हिप अर्थ्रोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। अब आ जाओ, तो ये एसिटाबुलर कंपोनेंट हो गया, तो ये फीमर हेड या फीमर बॉल, फीमर हेड और बॉल विद स्टेम, विद स्टेम, स्टेम बस कुछ नहीं है। एक एसिटाबुलर कंपोनेंट था, ठीक है, एक फीमर का हेड था, एक फीमर का हेड था, ये हेड इसमें हो गया, एक इसके अंदर शाफ्ट थी, इस शाफ्ट को किस में जोड़ दिया गया, फीमर के बोन में जोड़ दिया गया। बस यही टोटल हिप रिप्लेसमेंट है, क्योंकि समझना भी तो जरूरी है ना टोटल हिप रिप्लेसमेंट क्या है। क्वेश्चन को तो बाद में समझेंगे, अब उस क्वेश्चन को अंदर हम पढ़ते हैं दोस्तों कि तो सर्जरी के दौरान क्या होता है कि कई बार से मान लो बोन मैरो में से कोई पार्ट निकल के या कोई फैट का पार्ट निकल के पल्मोनरी सर्कुलेशन में पहुंच गया, और तो वहां पर पल्मोनरी जो सर्कुलेशन दोस्तों उसको रोकेगा वो, अब उसको अगर वो रोकेगा तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के नाम से जानते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के नाम से जानते हैं। अब इसको आप क्लिनिकल बेस्ड तरीके से मैं आपको इसके सिम्टम्स याद कराता हूं, आपको ऐसे याद नहीं होंगे, आप बार बार पढ़ोगे भूल जाओगे। कैसे याद कराता हूं दोस्तों, देखो आप हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हो, एक पेशेंट है, आप एम्स के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ मैं काम कर रहा हूं, और आप जो पेशेंट है दोस्तों उसकी सर्जरी होकर वो आई है, ठीक है, उसको मान लो सर्जरी हुई है 2 दिन हो गए, एकदम से वो पेशेंट है, आप उसके पास गए, पेशेंट के पास गए तो पेशेंट जो है ना, आपने देखा कि जो पेशेंट है ना दोस्तों वो कह रहा है कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, और उसको सांस लेने में गहरी गहरी सांस ले रहा है, उससे सांस भी नहीं ली जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो कि आप वहां पे खड़े हो, आप देखो पूरा अपने आप को वहां पर डालना जरूरी है, अगर आपको सिम्टम याद करने हैं ना तो वहां जाना जरूरी है, अगर आप वहां पर नहीं गए तो याद नहीं होगा। दोबारा देखो, आप नर्स हो, खड़े हो बेड के पास, बेड जो पेशेंट है दोस्तों, पेशेंट लेटा हुआ है, जो सांस ले रहा है, और छाती में उसने हाथ रखी हुई है, कह रहा है मेरे तेज दर्द हो रहा है, और वो तेज गहरी गहरी सांस ले रहा है, उसको मतलब प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ी देर बाद देखते हो आप वो खांसने लगे तेज तेज, उसको क्या हो गई दोस्तों, कफिंग हो गई। फिर आपने देखा कि उस कफ के साथ में क्या आ रहा है दोस्तों, उसको ब्लड भी आ रहा है, क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ठीक है, और ब्लड भी आने लग गया। क्लाइंट बिल्कुल क्या हो गया दोस्तों, रेस्टलेसनेस हो गया, उसको देखो उसको डिजनिया हो गया, उसको कफिंग हो रही है, तो क्लाइंट रेस्टलेसनेस होना तो वाजिब है ना, तो उसको क्या होने लग गया दोस्तों, बिल्कुल उसको रेस्टलेसनेस होने लग गया। अब उसको रेस्टलेसनेस हुआ तो जो डॉक्टर है उसने बताया कि भाई इसका एवीजी करते हैं, एवीजी किया तो उसमें PO2 का जो लेवल है दोस्तों वो भी क्या आया, कम आया। तो आप समझ जाओगे दोस्तों कि ऐसी सर्जरी के बाद में अगर ये सिम्टम आ रहे हैं ना तो ये किस चीज को दिखाता है कि उस क्लाइंट को क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। अब हम बस सिम्टम क्या है, आपने पूरा केस देखा हुआ है, सिम्टम तो याद करना आपके लिए बिल्कुल सिंपल है। देखो क्लाइंट के पास आप गए, क्लाइंट ने क्या बोला, मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, क्लाइंट ने क्या बोला, मुझे क्या हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है। लो भाई चेस्ट पेन हो गया सिम्टम। आपने देखा कि क्लाइंट जोर जोर से सांस ले रहा है, क्लाइंट को सांस नहीं आ रही, डिजनिया हो गया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो गया, क्लाइंट को डिजनिया हो गया। फिर आपने देखा दोस्तों क्लाइंट को क्या होने लग गई, कफिंग होने लग गई। अब आपने देखा कप करते करते उसके कप से क्या आ रहा है दोस्तों, ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो उसे किस नाम जानते हैं, हीमोप्टाइसिस। इसे किस नाम जानते हैं दोस्तों, हीमोप्टाइसिस। अब क्लाइंट को क्या हो गया दोस्तों, हीमोप्टाइसिस हो गया। चेस्ट पेन है ना वो यूनिलैटरल होता है मेनली, बायलैटरल भी हो सकता है कुछ केसेस में, मतलब मेनली क्या होता है यूनिलैटरल, एक तरफ चेस्ट पेन दिखाता है, वो मेरे इस साइड दर्द हो रहा है या इस साइड दर्द हो रहा है, ठीक है, यूनिलैटरल चेस्ट पेन होता है। फिर इसके अलावा क्लाइंट को क्या होगा दोस्तों, हीमोप्टाइसिस हो गया। इसके अलावा क्लाइंट को क्या होगा दोस्तों, रेस्टलेसनेस हो गया, रेस्टलेसनेस तो होगा ही, ठीक है, ये सब चीजें हो रही हैं, किसी क्लाइंट के साथ रेस्टलेसनेस होगा। आपने उसका क्या किया दोस्तों, एबीजी किया, PO2 का लेवल क्या आया, कम आया, तो PO2 का लेवल कम आया तो उसको हाइपोक्सीमिया भी है। डॉक्टर ने कहा कि भाई इसके ऑक्सीजन की जो है क्या है, ब्लड के अंदर कमी है, तो इसे हम किस नाम जानेंगे दोस्तों, हाइपोक्सीमिया के नाम से भी जानेंगे। तो बस यही तो सिम्टम है, कुछ याद ही नहीं करना, कोई चीज रटनी ही नहीं है। आप पेशेंट को आपने देखा हुआ है तो आपको क्या याद करना है इसमें। चलो आ जाओ एक बार क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब बस आपको यही बताना है दोस्तों कि उस क्लाइंट की सर्जरी हो गई, उसके बाद पल्मोनरी एम्बोलिज्म उसको हो गया, तो उसके अंदर क्या सिम्टम आएंगे। तो देखो फ्लैशिंग ऑफ द फेस, कि फेस के अंदर फ्लैशिंग हो गई, जब इंक्रीज हो जाती है ना ब्लड सप्लाई तो उस दौरान फेस जो क्या होता है, रेड हो जाता है, उसे हम किस नाम जानते हैं, फ्लैशिंग ऑफ द फेस। बताया क्या मैंने आपको अभी कहीं, नहीं बताया तो हटो। यूनिलैटरल चेस्ट पेन, हाँ चेस्ट पेन हो सकता है, मेनली यूनिलैटरल होता है, कुछ केसेस में बायलैटरल भी हो सकता है, ठीक है, तो यूनिलैटरल चेस्ट पेन होता है, हाँ जी होता है, तो इसको कोई दिक्कत है नहीं। एलिवेटेड टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर चेक किया था आपने, नहीं टेम्परेचर बताया भी नहीं क्लाइंट को, आपको लगा भी नहीं, तो वाइटल से आपने क्लाइंट के लिए आपको पता लगा कि नहीं है कोई चक्कर ऐसा दिक्कत है ही नहीं, तो टेम्परेचर नहीं। इसके बाद सडन ऑनसेट ऑफ द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एकदम से क्लाइंट को क्या हो गया दोस्तों, डिजनिया हो गया। तो ये भी दिखाई दे रहा,
नेक्स्ट पेन रेटिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम 2 to 8 इन द हिप के अंदर पेन हो रहा है। पेन किस में होता है? चेस्ट में होता है। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो वो जो पेन होगा दोस्तों वो कहाँ होगा? चेस्ट में होगा, न कि हिप में होगा। हिप में नहीं होगा, वो चेस्ट में होगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो राइट जो आंसर होगा दैट वुड बी यूनिलैटरल चेस्ट पेन एंड सडन ऑनसेट ऑफ द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इन सभी सिम्टम्स में। तो लिख लो टोटल हिप, लिखो फ्रैक्चर के बाद, फ्रैक्चर लिखो आप, है ना, फ्रैक्चर या ब्रेकिंग लिख लो सर्जरी के बाद अगर क्लाइंट में यूनिलैटरल चेस्ट पेन, डिजनिया, इसके अलावा बाकी भी लिख लो, 2-4 तो लिख लो कम से कम, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा आपको। इसके अलावा क्लाइंट को क्या होगा? कफिंग, हिमोप्टाइसिस, रेस्टलेसनेस और हाइपोक्सेमिया देखने को मिलता है तो यह पल्मोनरी एम्बोलिज्म को इंडिकेट करता है। इंडिकेट करता है। किस चीज को इंडिकेट करता है? ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म को इंडिकेट करता है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है ना दोस्तों वो हो गया, तो आप क्या काम करोगे भाई? आपको भी तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, वहां खड़े थोड़ी रहोगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको नोटिफाई करना पड़ेगा एससीपी को। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को आपको क्या करना है? नोटिफाई करना है। तो नोटिफाई द एससीपी। ठीक है, इसके बाद में आप स्टार्ट करोगे ऑक्सीजन। तो स्टार्ट द ऑक्सीजन स्टार्ट करोगे। जो भी ड्रग्स आपको बताई गई हैं वो सब ड्रग्स दोगे आप। तो एडमिनिस्टर द, ठीक है, जो एंटीकोगुलेंट जो ड्रग्स हैं वो देंगे हम। ठीक है, एडमिनिस्टर द एंटीकोगुलेंट ड्रग्स। इसके अलावा ना स्टेथोस्कोप से आप सुनोगे ना तो आपको क्रैकल साउंड और सुनाई देते हैं। ठीक है, ये भी लिख लो एक बार, क्या पता किसी एग्जाम में और किसी में पूछ ले। फिर आपने स्टेथोस्कोप लिया, उससे साउंड सुनी तो आपको क्रैकल साउंड सुनाई दी, तो क्रैकल्स साउंड, ये भी ध्यान रख लेना, ये भी सुनाई देता है क्रैकल साउंड। ठीक है, कहां गया वो जो सब जा रहा था? ठीक है, ऑक्सीजन स्टार्ट कर दिया आपने, एडमिनिस्टर कर दिया एंटीकोगुलेंट। ठीक है, वाइटल्स मॉनिटरिंग करोगे, वाइटल्स की क्या करोगे? मॉनिटरिंग करोगे। और ऐसे क्लाइंट को दोस्तों हमेशा इंट्यूबेशन की लगभग क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। तो आप प्रिपेयर करोगे पहले से ही, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर इंट्यूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन। आपको मतलब खुद को तैयारी करनी है। पेशेंट को तो क्या प्रिपेयर करोगे, आपको खुद को प्रिपरेशन करनी है पूरी। तो इन चीजों का भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, यहां पे मुझे याद आ गया, मतलब ये प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है उस टाइप का। तो एक क्वेश्चन और बताना चाहता हूं। मान लो कोई भी क्लाइंट है दोस्तों, आप मान लो कहीं पे बाहर हो और आपने देखा कि कोई भी पेशेंट है उसकी उंगलियां कट गई। ठीक है, फिंगर एम्पुटेशन हो गया, तो आप क्या करोगे? फिंगर एम्पुटेशन में प्रायोरिटी में आप क्या करोगे? ये बताओ आप मुझे, कैसे उसके फिंगर कट के बाहर गिर गई। ठीक है, तो आप क्या काम करोगे? आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो आप दोस्तों आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो कॉल फॉर मेडिकल, क्योंकि आपको भाई एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी ना, तो कॉल फॉर मेडिकल असिस्टेंस। अब बाहर हो, हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, कहीं आप सोचोगे सर हॉस्पिटल में ही तो है हम। अब अगर बाहर हो तो उस कंडीशन के अंदर वहां पर आप क्या करोगे? तो कॉल फॉर द मेडिकल असिस्टेंस। मेडिकल असिस्टेंस के लिए क्या करोगे दोस्तों? आप कॉल करोगे। इसके अलावा दोस्तों आप कंप्रेस करोगे, कंप्रेस या फिर प्रेस द इंजर्ड साइट बाई गोज पीस। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर गोज पीस कहां से आ गया? भाई हो सकता है कि आपकी जो ड्यूटी है ना दोस्तों ऐसी जगह पे लगे, कोई
फैक्ट्री के अंदर आपकी ड्यूटी लग जाए, वहां पर आप स्टाफ नर्स बन जाओ, ठीक है, तो वहां पर तो आपको स्टाफ नर्स के रूप में काम कर रहे हो ना आप, वहां पर उंगली कटी है तो वहां पर आपके पास गोज पीस होंगे। दूसरी बात, वहां पे नहीं हो, आपको सर मैं बस स्टैंड पे हूं, तो बस स्टैंड पे तो भाई क्लॉथ का यूज करोगे, वहां पे जरूरी है, क्योंकि ब्लीडिंग को रोकना बहुत जरूरी है वहां पे। तो जो इंजर्ड साइट है दोस्तों, उसको आपको गोज पीस के द्वारा या क्लॉथ के द्वारा, जैसे मान लो ये उंगली ऐसे कट गई, बाकी का जो पार्ट है दोस्तों उसको आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां आगे से कंप्रेस करना पड़ेगा ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कंप्रेस द ब्लीडिंग एंड इंजर्ड पार्ट साइड बाय द गोज पीस एंड क्लोथ्स। इसके अलावा दोस्तों आप एलिवेट करोगे एक्सट्रीमिटी को, जो भी एक्सट्रीमिटी है, मान लो ये हाथ कटा है तो इसको आप क्या करोगे, एलिवेट करोगे अबव द हार्ट लेवल, हार्ट लेवल से तो ऊपर होना ही चाहिए। तो एलिवेट द एक्सट्रीमिटी अबव द हार्ट लेवल। मेरा मकसद है ना सिर्फ ये नहीं मैं 10 क्वेश्चन करवा दूं आपको, मेरा मकसद ये कि आप जो भी चीज पढ़ो ना तो आपके काम आए। हो सकता है कि क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, तो ये भी जरूरी है ना, तो मुझे याद आ गया तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। फोर्थ, अब उसको लेके कैसे जाओगे, उस जो फिंगर कटी हुई जो फिंगर है ना दोस्तों, उसका क्या करना है आपको, ठीक है, जो उंगली कट गई है उसका क्या करना है। तो उस उंगली को दोस्तों आप पैक करोगे, ठीक है, किसमें, पैक द एम्पुटेड फिंगर इन वाटर सील बैग, मतलब एक ऐसा बैग जिसमें पानी नहीं जाना चाहिए, वाटर सील बैग में, प्लास्टिक बैग का मेनली यूज करते हैं, वाटर प्लास्टिक बैग, एंड पुट इट इन कोल्ड वाटर, और इसको कोल्ड वाटर के अंदर डाल देंगे उस बैग को हम। कभी भी आइस पे डायरेक्टली नहीं डालते, कई बार लोग क्या करते हैं बर्फ ले आते हैं उसके ऊपर उंगली को डाल के फिर लेके जाते हैं, वो गलत है तरीका, ठीक है। आपको बिल्कुल उसको इसमें डालना है कि पानी नहीं जाए, कोल्ड वाटर में डालेंगे तो पानी नहीं जाना चाहिए ना, तो वाटर सील होना चाहिए। जिस प्लास्टिक बैग में आप डालोगे, ठीक है, प्लास्टिक थैले में डाल रहे हो, बिल्कुल पानी अंदर रहना चाहिए, फिर उसको कोल्ड वाटर में डालेंगे हम, कोल्ड वाटर आना चाहिए वहां पर। अब ये मत कहना कि सर कोल्ड वाटर नहीं है तो क्या करें, वो सब चीजें छोड़ो, प्रायोरिटी में आपको ले जरूरी है, ठीक है। तो कोल्ड वाटर के अंदर डालेंगे, कभी भी आइस के ऊपर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं रखते, और फिर उसको भेज देंगे जहां पर पेशेंट जा रहे हैं, एंड सेंड इट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, send it to the emergency department। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया, बहुत लंबा हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स प्रोवाइड व्हेन द क्लाइंट इज अलाउड आउट ऑफ बेड आफ्टर अबव द नी एम्पुटेशन। एक क्लाइंट का दोस्तों अबव द नी एम्पुटेशन हुआ है, तो अब क्या इंस्ट्रक्शन दोगे जब वो क्लाइंट को आउट ऑफ बेड क्या कर दिया गया है दोस्तों, उसको परमिशन दे दी गई है, भाई उस क्लाइंट को बेड से उठ सकता है और चल सकता है, तो उस कंडीशन के अंदर आप उसको क्या इंस्ट्रक्शन दोगे। तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया भाई इसके बारे में कि कीप द हिप इन एक्सटेंशन एंड अलाइनमेंट। पहली चीज ये सही है भाई, आप क्लाइंट को क्या रखना है, आपको चलने के लिए उसको हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स हो सकते हैं ना, तो हिप फ्लेक्शन जो कॉन्ट्रैक्चर्स दोस्तों हो सकते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्लाइंट को क्या किस में रखते हैं, हिप को एक्सटेंशन में रखते हैं और एक अलाइनमेंट में होना चाहिए वो, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, कीप द हिप रेज्ड विद द रेजिडुअल लिम्ब एलिवेटेड। मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि रेजिडुअल लिम्ब को हम कभी भी एलिवेट नहीं करते, एलिवेट करने से क्या होगा, वही हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर होगा। देखो कितने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं हमारे हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स के, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। लिफ्ट द शोल्डर एंड हिप ऑफ द अफेक्टेड साइड व्हेन टेकिंग ए स्टेप, ठीक है। जैसे पुष्पा भाव है ना, पुष्पा मूवी, तो उस मूवी में जैसे वो शोल्डर को उठा के चलता है, तो ऐसे करें कि शोल्डर को लिफ्ट करो और जो हिप है ना उसको भी लिफ्ट करो, और लिफ्ट करके फिर आप चलो, ठीक है। इस प्रकार से आपको चलना है, तो ऐसे नहीं चलना, ये बैलेंस नहीं बनाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर। पेशेंट दोस्तों से क्या हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है। अब सर वो पुष्पा भाव क्यों नहीं हो रहा इम्बैलेंस, ठीक है, तो वो नहीं हो रहा इम्बैलेंस, लेकिन पेशेंट हो सकता है क्योंकि वो बेड से उठा है और उसको क्या है दोस्तों, उसका अबव द नी एम्पुटेशन हुआ है, उसके लेग नहीं है, तो उसको बैलेंस नहीं बन पाएगा। अगर वो शोल्डर को लिफ्ट करेगा और हिप अफेक्टेड साइड के हिप को क्या करेगा दोस्तों, लिफ्ट करेगा, तो उस कंडीशन के कारण उसका बैलेंस नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद देख रखा है दोस्तों, यूज द ओडेड क्रैच अंटिल द रेजिडुअल लिम्ब इज कंप्लीटली हील्ड, ठीक है। ये कह रहा है भाई जो क्रैचेज है ना उसका यूज करेगा वो अंटिल द रेजिडुअल लिम्ब इज कंप्लीटली हील्ड, कि जब तक कि जो रेजिडुअल जो लिम्ब है दोस्तों उसको कंप्लीटली हील नहीं हो जाता। तो ज्यादातर ये कोशिश करते हैं कि भाई जो क्लाइंट का जो लिम्ब है दोस्तों वो क्या हो जाए, कंप्लीटली हील हो, और उसके बाद हम प्रोस्थेसिस का क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर जो क्रैचेज है उनका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि पेशेंट आया और उसके पास बैलेंस भी नहीं है, जबकि जब हम पेशेंट को डायरेक्टली क्या नहीं करते हैं दोस्तों, कि भाई उठाया और आपने डायरेक्टली उसको क्रैचेज दे दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा क्या लिया जाना चाहिए दोस्तों, टाइम लेना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं आएगा कि आपने डायरेक्टली पेशेंट को उठाया
और आपने उसको पकड़ा दिया कि भाई लो ये क्रैचेज लो और आपको इससे चलना है, तो वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा इसके कारण। नहीं, वैसे ये ऑप्शन बेटर है, ये अगर तीनों में देखें तो ये बेटर ऑप्शन है, बट इसमें ये रीजन दे रखा है उन्होंने कि डायरेक्टली नहीं दे सकते हम। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा दैट कीप द हिप इन एक्सटेंशन एंड अलाइनमेंट। तो लिखो इसके बाद नेक्स्ट, देखो अबोव द नी, एम्पुटेशन के बाद, अबोव द नी एम्पुटेशन के बाद, एम्पुटेशन के बाद जब क्लाइंट को आउट ऑफ बेड जाने के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, तो उसे यह एडवाइस दी जाती है, तो उसे यह एडवाइस दी जाती है कि, उसे यह एडवाइस दी जाती है कि वह हिप को एक्सटेंशन तथा अलाइनमेंट में रखे, हिप को एक्सटेंशन तथा अलाइनमेंट में रखे, अलाइनमेंट में। मतलब एक्चुअली में मैं सोचता हूँ कि प्रॉपर लैंग्वेज हो, इसलिए मैं पीछे देखता हूँ कि हाँ मतलब यही लैंग्वेज जो क्वेश्चन का ऑप्शन है ना वो आना चाहिए इसमें, है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे मेनली, एक टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे सीपीएम के बारे में, कंटिन्यूअस जो पैसिव मोशन जो डिवाइसेज है उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो एक क्लाइंट है, एक टोटल नी रिप्लेसमेंट, एक क्लाइंट है दोस्तों, उसका टोटल नी रिप्लेसमेंट किया गया, वहां पर हिप रिप्लेसमेंट पढ़ा था, यहाँ पर नी रिप्लेसमेंट है एंड ए कंटिन्यूअस पैसिव मोशन डिवाइस इज बीइंग यूज्ड। और जो क्लाइंट है दोस्तों क्या यूज कर रहा है, कंटिन्यूअस पैसिव मोशन जो डिवाइसेज है ना वो क्या कर रहा है दोस्तों, यूज कर रहा है। तो द नर्स कंक्लूड, नर्स यह कंक्लूड करती है कि दैट द टीचिंग वाज इफेक्टिव व्हेन द क्लाइंट स्टेट द गोल ऑफ दिस थेरेपी इज, कि भाई उस क्लाइंट का ये क्या गोल है, क्या चीज उसकी करेगा वो जब वो इस डिवाइसेज का यूज करता है ना। टोटल नी रिप्लेसमेंट वाला क्लाइंट, सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई सीपीएम का क्या यूज है, बस एक लाइन में अगर एक क्वेश्चन लिखोगे तो लिखो सीपीएम का क्या यूज है। ये चारों ऑप्शन आपके सामने बताना है कि जॉइंट फ्लेक्शन को इंप्रूव करता है, मसल स्टॉल को मेंटेन रखता है, टिश्यूज के जो ब्रेक डाउन उसको प्रिवेंट करता है और अवॉइड करता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट को। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट की। तो दोस्तों टोटल नी रिप्लेसमेंट भी उसी कंडीशन की किया जाता है जैसे अर्थराइटिस हो जाए, ठीक है, जॉइंट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, फ्रैक्चर हो गया हो, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर टोटल नी रिप्लेसमेंट में दो चीजें आती हैं दोस्तों। एक तो क्या आता है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो जो फीमर जो बोन है उसके ये कॉन्डाइल्स हैं, ठीक है, ये कॉन्डाइल्स वाले पार्ट हैं, ये वाले, दीज आर द कॉन्डाइल्स ऑफ द फीमर बोन। और एक जो बोन इसके अंदर इंक्लूड होती है दोस्तों दैट इज टीबिया, यहाँ पर टीबिया बोन है, फिब्युलर नहीं होती है, ध्यान रखना। कौन सी बोन इंक्लूड होती है, टीबिया। तो टीबिया बोन है, ठीक है। नी जॉइंट जो बनाते हैं उसमें मेन क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो कॉन्डाइल्स ऑफ द फीमर, फीमर के दोनों जो कॉन्डाइल्स हैं वो आएंगे, नीचे से क्या आएगा दोस्तों आपकी टीबिया बोन आएगी, एक इधर पटेला बोन रहती है, ठीक है, और कुछ आर्टिकुलर कार्टिलेजेज रहती हैं, कुछ आर्टिकुलर क्या रहती हैं, कार्टिलेजेज रहती हैं। तो ये सब मिलकर क्या बनाती है दोस्तों, आपका नी जॉइंट बनाती है। अब यहाँ पर क्या हो गया, मान लो कि नी में उसके अंदर पेन होता है, ठीक है, उसको अर्थराइटिस की जो है वो प्रॉब्लम हो रही हो या फिर फ्रैक्चर हो गया हो, तो सबसे पहले तो दोस्तों हम इन कॉन्डाइल्स को क्या करते हैं, कट करते हैं। इन कॉन्डाइल्स को ऐसे क्या करते हैं दोस्तों, हम कुछ कट करते हैं, ठीक है, कट करते हैं। इसके अलावा जो टीबिया बोन है उसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है। तो यहाँ पर ये दिखा रखा है, ये डिजीज्ड वाला पार्ट था, अब इसको कट कर दिया गया है। यहाँ पे कट करने के बाद में दो चीजें यूज करेंगे, जैसे वहां पर हम दो यूज कर रहे थे, एक्सटेबुलर कंपोनेंट यूज कर रहे थे और जो फीमर हेड विद स्टेम यूज कर रहे थे, तो यहां पर भी दो कंपोनेंट यूज करते हैं। एक जो कंपोनेंट है दोस्तों जो कि मेटल या प्लास्टिक बना होता है दैट इज फीमोरल कंपोनेंट। तो फीमोरल कंपोनेंट के अंदर क्या आते हैं दोस्तों, ये दो कॉन्डाइल्स होते हैं, ठीक है, मेटल के बने हुए दो कॉन्डाइल्स लगा देते हैं हम, इसमें इंप्लांट कर देते हैं। तो दो तो जो कॉन्डाइल्स है वो इंप्लांट करेंगे और एक टीबिया का जो भी कंपोनेंट होता है, तो जो टीबिया जो बोन है दोस्तों उसके भी स्टार्टिंग के पार्ट को क्या कर दिया जाता है, इसमें जोड़ दिया जाता है, जिसमें भी दो पार्ट होते हैं। एक नीचे इसमें क्या करते हैं कि इस प्रकार से दो पार्ट होते हैं टीबिया में, इस प्रकार से।
तो नीचे दोस्तों मेटल की प्लेट लगा दी जाती है और ऊपर जो है दोस्तों वो प्लास्टिक स्पेसर कहलाता है, ये प्लास्टिक का बना हुआ, ठीक है। तो ये प्लास्टिक स्पेसर होता है और नीचे इसमें क्या होता है दोस्तों, ये वाली जो प्लेट होती है ये मेटल की प्लेट। तो ये वाला कौन सा पार्ट हो गया आपका, टीबिया का कंपोनेंट। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट है, वहां पर भी दो कंपोनेंट थे, एसिटाबुलर कंपोनेंट था और जो फीमोरल हेड या फीमोरल बॉल कंपोनेंट था। यहाँ पर भी दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट क्या है, फीमोरल कंपोनेंट, जिसमें कॉन्डाइल्स होंगे, और एक जो टीबियल कंपोनेंट है जिसमें क्या होंगे दोस्तों, आपका टीबियल कंपोनेंट के अंदर प्लास्टिक, ऊपर वाले प्लास्टिक वाला पार्ट होगा और नीचे वाला मेटल प्लेट होगी, ठीक है। बस यही क्या है दोस्तों, आपकी टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है। यही क्या है दोस्तों, टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है। अब डिवाइस की बात करते हैं। जो ये आपको डिवाइस दिख रही है दोस्तों, दैट इज कंटिन्यूअस पैसिव मोशन एक्स मशीन। मतलब कि जो पेशेंट है ना दोस्तों, वो इसकी सर्जरी करवाने के बाद में वो खुद एक्टिव मूवमेंट नहीं करवाते उससे, और कोई भी मसल जो है ना दोस्तों वो अफेक्टेड नहीं होती है। अब कोई भी मसल अगर अफेक्टेड नहीं होगी दोस्तों, कोई भी मसल अफेक्टेड नहीं होगी तो क्या होगा, जॉइंट। तो ये डिवाइस क्या करती है दोस्तों, ये पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज करवाती है। ध्यान रखना, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, सीपीएम इज यूज्ड फॉर पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज। अब पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज मतलब क्लाइंट को कुछ नहीं करना दोस्तों, ये उसके नी जॉइंट को, जैसे यहां मान लो आप, ठीक है, हिंज जॉइंट है ये, तो इसको ऊपर नीचे इस प्रकार से मशीन लेके आएगी नी जॉइंट को, इस प्रकार से बस ये काम करेगी। मसल्स पे, यहाँ के मसल्स पे, यहाँ के मसल्स पे कोई काम नहीं कर रही है वो, मेन वो काम क्या कर रही है, यहाँ कर रही है, यहाँ कर रही है बस जॉइंट को। तो जॉइंट को कर रही है दोस्तों, जॉइंट का क्या करवाती है, ये मूवमेंट कराती है। जॉइंट का क्या करवाती है दोस्तों, मूवमेंट करती है। जैसी सर्जरी होती है उसके कुछ समय बाद ही हम क्या करवा देते हैं, ये स्टार्ट करवा देते हैं। अब इसके क्या क्या फायदे होंगे, कंटिन्यूअस पैसिव मोशन जो एक्सरसाइज है, सॉरी जो मशीन है उसका क्या यूज होगा, खुद करवा रही है ये। तो एक तो दोस्तों जो मोशंस हैं, मतलब मूवमेंट्स जो हैं दोस्तों, उसको क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। मैंने आपको अभी बताया पैसिव रेंज ऑफ मोशन को, तो रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करती है ये इंक्रीज करती है रेंज ऑफ मोशन को, रेंज ऑफ मोशन को, रेंज ऑफ जो मोशन है दोस्तों उसको इंक्रीज करती है। एक जॉइंट का फ्लेक्शन करवा रही है, तो जॉइंट के जो फ्लेक्शन है दोस्तों उसको इंक्रीज करेगी। जॉइंट के फ्लेक्शन को क्या करती है, इंक्रीज करती है। एक मैंने आपको बताया ना कि कोई भी जॉइंट बनाने के लिए क्या चाहिए, आर्टिकुलर कार्टिलेज चाहिए। तो ये जो आर्टिकुलर जो कार्टिलेज है ना, उनको क्या करती है, स्ट्रेंथ करती है। आर्टिकुलर कार्टिलेज को क्या करती है दोस्तों, मजबूत बनाती है। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज को क्या करती है, स्ट्रेंथन करती है। तो तीन काम करती है, रेंज ऑफ मोशन बढ़ा रही है, चाहे पैसिव तरीके से बढ़ा रही हो, मूवमेंट कर रहा है जॉइंट मूवमेंट करेगा तो उससे फ्लेक्शन इंक्रीज होगा, और एक उससे जो आर्टिकुलर जो कार्टिलेजेज होंगी, यहाँ की जो कार्टिलेज है वो तो स्ट्रेंथन होंगी ना, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए मैं एल्बो लगा रहा हूँ, आप नीक समझो इसको। तो वो क्या होंगी दोस्तों, वो तो क्या होंगी, मजबूत होंगी ना। तो जो आर्टिकुलर जो कार्टिलेज है वो क्या हो जाती है दोस्तों, इससे स्ट्रेंथन होती है। मेनली ये तीन काम करता है ये। अब देखो क्या काम करेगा, बस वो काम ढूंढना है आपको। इसमें दे रखा मेंटेन द मसल टोन। भाई मसल के ऊपर तो काम ही नहीं कर रही है, काम सिर्फ जॉइंट पे कर रही है, मसल पे काम नहीं कर रही है दोस्तों ये। तो मसल टोन को कहां से मेंटेन करेगी, बिल्कुल क्या है, गलत है। प्रिवेंट टिश्यू ब्रेक डाउन। तो टिश्यू के ब्रेक डाउन से इसका कोई लेना देना नहीं है कि भाई टिश्यू के ब्रेक डाउन को ये कोई प्रिवेंट कर रही है, ऐसा कोई काम इसका नहीं है, न ऐसा कोई हम फायदा इससे करवा रहे हैं। अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लड क्लॉट। भाई ब्लड का अगर क्लॉट, वेनस स्टेसिस हो रहा है, ब्लड रुका हुआ है ना, तो रुकेगा। वो तो सिर्फ जॉइंट पे काम कर रही है, वो तब नहीं रुके जब मसल्स का क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन हो। कॉन्ट्रैक्शन होगा तब दोस्तों क्लॉट नहीं बनेगा, क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ेगा। लेकिन ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा रही है, तो सिर्फ जॉइंट का क्या करवा रही है, फ्लेक्शन करवा रही है। इसलिए ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन पर भी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या काम करती है, इंप्रूव करती है जॉइंट के फ्लेक्शन को। बस सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है इसके, लेकिन हम क्या करते हैं, रट लेते हैं बस। तो इंप्रूव करती है जॉइंट के फ्लेक्शन को। बस एक लाइन में लिखाऊंगा अब आपको मैं, तो लिखो नी रिप्लेसमेंट के बाद, मेनली देखो नी रिप्लेसमेंट के बाद है, लेकिन कई हर चीजों के लिए आते हैं, एल्बो के लिए भी आता है, नी के लिए भी आता है, हिप के लिए भी आता है, ठीक है। तो लिखो नी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद सीपीएम डिवाइस का यूज किया जाता है। कंटिन्यूस पैसिव मोशन एक्सरसाइज, जो पैसिव मोशन जो डिवाइस उसका यूज किया जाता है, का यूज किया जाता है। फुल फॉर्म आप लिख लेना, यूज किया जाता है, किया जाता है। यह जॉइंट फ्लेक्शन को इंक्रीज करती है, जॉइंट फ्लेक्शन को इंक्रीज करती है, को इंक्रीज करती है। इसके बाद लिखो पैसिव रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करती है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करती है, मतलब मूवमेंट को, मोशन मतलब मूवमेंट, मोशन को इंक्रीज करती है।
तथा आर्टिकुलर कार्टिलेज को स्ट्रेंथन करती है, तथा आर्टिकुलर कार्टिलेज को स्ट्रेंथन करती है, को स्ट्रेंथन करती है। इसको हाईलाइट कर लेना अगर आपके पास हाईलाइटर है तो, कि जॉइंट फ्लेक्शन को इंक्रीज करती है मेन, क्योंकि इस क्वेश्चन में जॉइंट फ्लेक्शन ही पूछा है। ले लो इसके स्क्रीनशॉट, फिर कहोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बच रहे हैं, 2 हैं और बहुत छोटे क्वेश्चन है, इतने ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें बेसिक काम करेगा, कुछ नहीं पढ़ाना मुझे। व्हेन शुड द नर्स बिगिन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन व्हेन ए क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर एम्पुटेशन। कोई भी सर्जरी हो, कोई भी चीज हो, कोई भी रिहेबिलिटेशन अगर आप करवा रहे हो ना, ठीक है, तो वो हमेशा कब करवाया जाता है दोस्तों? सर्जरी से पहले करवाया जाता है, ठीक है। सर्जरी के बाद में पता नहीं कंडीशन क्या कंडीशन बने दोस्तों। एम्पुटेशन के बाद जो क्लाइंट, मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन हमारा आया था कि एम्पुटेशन के बाद हम क्लाइंट को कोई भी चीज नहीं बताते हैं, ठीक है। क्यों? इफेक्टिव टीचिंग हो ही नहीं सकती है, क्लाइंट डिप्रेशन में हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। इसलिए दोस्तों एम्पुटेशन की सर्जरी से पहले या किसी भी सर्जरी से पहले अगर हमें रिहेबिलिटेशन बताना है तो वो कब स्टार्ट करते हैं? सर्जरी से पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कन्वलसेंट पीरियड का मतलब होता है रिकवरी पीरियड। रिकवरी पीरियड में नहीं करेंगे, डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल नहीं करेंगे, प्रोस्थेसिस का जो टाइम होगा उस दौरान भी नहीं करेंगे, बहुत पहले कर देंगे। जब हम एम्पुटेशन कर रहे हैं उससे पहले ही क्या कर देते हैं दोस्तों? उस क्लाइंट का रिहेबिलिटेशन क्या कर देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो लिख लो, लिखो रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस, रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस, रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस एम्पुटेशन की सर्जरी से, एम्पुटेशन की सर्जरी से पहले ही स्टार्ट कर दी जाती है, सर्जरी से पहले ही स्टार्ट कर दी जाती है, स्टार्ट कर दी जाती है। लिख लो बस, बहुत सिंपल है। लास्ट जो क्वेश्चन वो और भी सिंपल है, बस खत्म हो जाएगा फिर आपका आज की क्लास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है कि आफ्टर एन अबोव द नी एम्पुटेशन, एक क्लाइंट की सर्जरी हुई है दोस्तों, कौन सी हुई है? अबोव द नी एम्पुटेशन हुआ है उसका, ठीक है। किसका? लेग का, लेग का ही होगा, हाथ का तो होगा नहीं। अबोव द नी, एक क्लाइंट रिपोर्ट्स पेन इन द फुट, जो क्लाइंट क्या कर रहा है दोस्तों? मेरे फुट में पेन हो रहा है, दैट इज नो लॉन्गर देयर, जो कि जो वहां पे है ही नहीं। इसे हम किस नाम जानते हैं? फैंटम पेन के नाम से जानते हैं। हम किस नाम जानते हैं? फैंटम पेन, छदम पेन, जो हो नहीं रहा है, जो है नहीं वहां पे, मतलब हो तो रहा है। What should the nurse include about the phantom limb pain in a discussion with the client? कि क्या रीजन है दोस्तों? फैंटम लिम्ब पेन होने का कारण क्या है वो बताना है, ठीक है। बस एक सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आप रीजन जानना पड़ता है। एक्चुअली में दोस्तों जो नर्व जो आ रही है ना हमारे ब्रेन से, वो तो ये समझ के आ रही है ना कि भाई वो पूरे लेग को क्या करेंगे दोस्तों? सप्लाई करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व आ रही है वो क्या सोच के आ रही है कि भाई पूरे लेग को क्या करेंगी? वो सप्लाई करेंगी। लेकिन लेग कट चुका तो जो नर्व जो है ना दोस्तों, उनकी जो एंडिंग्स है ना वो क्या होती है? इसमें इफेक्टेड होती हैं। तो नर्व एंडिंग जो है ना दोस्तों वो क्या कोज करवाती हैं? पेन कोज करवाती है। इसके कारण उस क्लाइंट में क्या होता है? पेन होता है। तो फैक्चुअली इसको समझना जरूरी होता है। तो इसमें नर्व एंडिंग इन द लिम्ब आर स्टिल इंटैक्ट एंड रिएक्ट टू स्टिमुलाई, ठीक है। जो नर्व वहां पे जा रही थी, ठीक है, उनकी जो एंडिंग्स है, ठीक है, नर्व भी कटी है तो उनकी एंडिंग्स होगी। तो वो जो एंडिंग्स है ना दोस्तों वो क्या कोज करवाती है? पेन कोज करवाती है। जो ऐसे फील होता है कि भाई ये पेन है ना, ये इससे नीचे हो रहा है हमें ना। तो नर्व एंडिंग इन द लिम्ब्स है, उनके होने के कारण दोस्तों जो क्लाइंट है उसको फैंटम पेन क्या होता है? फील होता है। तो लिख लो, बस खत्म हो जाएगा। अब इसमें देखो देयर इज टैक्टाइल इल्यूजन एसोसिएटेड विद, मतलब उसको ऐसे फील हो रहा है कि भाई कोई चीज चल रही है, पैर में कुछ चल रहा है, तो वो क्या कहलाता है? टैक्टाइल इल्यूजन कहलाता है वो, ठीक है, जो है नहीं। हेलुसिनेशन पढ़ते हैं वैसे हम, टैक्टाइल हेलुसिनेशन पढ़ते हैं, आप कोकेन अब्यूज इन सब में पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर इल्यूजन की बात है, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स हो गई है, ब्लड वेसल्स के कारण हो रहा है ये, तो ब्लड वेसल्स के कारण नहीं हो रहा, नर्व एंडिंग के कारण होता है ये। एन अनकॉन्शियस फिनोमिना टू एड विद ग्रीविंग ओवर द लॉस्ट बॉडी पार्ट, कि भाई उसके बॉडी पार्ट एम्पुटेट के कारण हटा दिया गया है, तो हमारे जो दिमाग है उसमें एक अनकॉन्शियस फिनोमिना चलती रहती है, उसके कारण पेन होता है। तो ये भी एकदम गलत रीजन है। पेन का जो रीजन है दैट इज प्रेजेंस ऑफ द नर्व एंडिंग। इसके बाद हेल्यूसिनेशन से सेकेंडरी टू इमोशनल सिम्टम्स एसोसिएटेड विद डिस्ट्रेस, भाई एम्पुटेशन के कारण उसको डिस्ट्रेस होगा और उसके कारण उसके अंदर क्या आने लग जाते हैं दोस्तों? हेल्यूसिनेशन आ जाते हैं, जिसके रीजन क्या होते हैं? इमोशनल जो सिम्टम्स हैं वो होते हैं। तो हेल्यूसिनेशन के कारण तो ये होता नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों कि लिम्ब के अंदर बची हुई जो इंटैक्ट जो नर्व एंडिंग है दोस्तों वो क्या कोज करवाती है? ये पेन कोज करवाती है। तो लिख लो, एम्पुटेशन के बाद
एम्प्यूटेशन के बाद होने वाले फैंटम लिम्ब पेन का कारण इंटैक्ट नर्व एंडिंग है। बस यही आंसर हो जाएगा। एक बार वापस से जल्दी रिवाइज करवाता हूं मैं आपको। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि क्लाइंट है दोस्तों, उसका अबोव द नी एम्पुटेशन हुआ है लेफ्ट लेग का ट्रॉमा फ्रॉम ए मोटार कोलिजन, और आपको उसको पढ़ाना है। तो सबसे पहले क्रैच के बारे में आप कभी भी पढ़ाओगे क्लाइंट को तो क्या बताओगे, डिटरमाइन करोगे कि क्लाइंट जो है दोस्तों उसने कभी क्रैच यूज किए हैं या नहीं किए हैं। उसके बाद में आप उसको पढ़ाने स्टार्ट करोगे। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसका एक लेग का एम्पुटेशन हुआ है, सिंगल लेग का, उसके बाद उसने प्रोस्थेसिस यूज कर रहा है। तो कौन से पॉइंट का यूज करेगा वो, दैट ही विल यूज 4 पॉइंट गेट। 4 पॉइंट गेट का वो यूज करेगा। फैंटम पेन का क्या कारण होता है, नर्व एंडिंग इन द लिम्ब दैट आर स्टिमुलाई। इसके बाद कब आप रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हो, सर्जरी से पहले। अगर एम्पुटेशन का केस है तो सर्जरी से पहले ही कर देंगे। सीपीएम जो डिवाइस है वो क्या काम करती है, जॉइंट फ्लेक्शन को क्या करती है, इंप्रूव करती है। सीपीएम डिवाइस जॉइंट फ्लेक्शन को इंप्रूव करती है, ठीक है। और कोई क्लाइंट है दोस्तों, वो बेड से उठ रहा है तो सबसे पहले काम क्या करोगे आप, हिप को एक्सटेंशन कराओगे, फिर अलाइनमेंट में रखोगे, हिप को एक्सटेंशन में रखोगे। एक्सटेंशन के कारण क्या होगा, एक्सटेंशन के कारण उस क्लाइंट के अंदर हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स नहीं होंगे। बार बार पढ़ लिया हमने, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म किसी भी क्लाइंट में होता है तो यूनिलेटरल चेस्ट पेन, सडन ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसके अंदर कपिंग देखने को मिलेगी, क्रैकल्स जो साउंड है वो देखने को मिलेगा, हिमोप्टाइसिस देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी और हाइपोक्सेमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लाइंट को अगर एम्पुटेशन हुआ है, अर्ली एम्पुटेशन करवाना है तो मेन चीज क्या है, आप किस चीज को प्रमोट करोगे, प्रोन पोजीशन को क्या करते हो, प्रमोट करते हो। इसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों वो क्या है कि आप एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको आपको क्रैच वॉकिंग के लिए आपको कर रहे हो तो सबसे पहले क्या बताओगे उसको, आपको एक्सरसाइजेज करनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कि व्हाट शुड द नर्स डू टू कंट्रोल द एडिमा। को कंट्रोल करने के लिए जो इलास्टिक बैंडेज है उसको बार बार क्या करना जरूरी है, री रैप करना क्या होता है, जरूरी होता है। जो कि सिर्फ यही काम नहीं करती है, और भी काम करती है जो कि मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी क्लास थी, जिस क्लास में हमने काफ़ी सारी नॉलेज ली है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ समझ में भी आ गई होगी जो भी हमने पढ़ा है। तो सभी अपना ध्यान रखो, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।